हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी सीरीज जो अभी तक की सबसे मस्त सीरीज में से एक है, जिसकी स्टोरी लाइन से लेकर ग्राफिक्स और वर्ल्ड डिजाइन तक सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये कहानी है एक ऐसे हीरो की जो अचानक एक अलग ही दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है, और जब उसे एक सिस्टम मिलता है तो वो सिस्टम उसे उस दुनिया में गॉड ऑफ इमॉर्टल बना देता है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि हमारे हीरो को इस बात का जरा भी पता नहीं होता। सिस्टम ने उसे गॉड तो बना दिया, लेकिन उसे ये नहीं बताया कि वो अपनी शक्तियों से क्या क्या कर सकता है। बेचारा तो यही समझता रहता है कि वो इस अनजान दुनिया में फंस चुका है और बस एक बेहतर जिंदगी जीने की कोशिश करता रहता है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए इस स्टोरी की शुरुआत करते हैं। तो स्टोरी के स्टार्टिंग सीन में हम अपने हीरो को देखते हैं, जिसके बारे में हमें एक नैरेटर की आवाज बताती है कि जब से हमारा मैं कैरेक्टर इस अजीब और अनोखी कल्टीवेशन की दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हुआ है, तब से वो सिर्फ एक ही काम कर रहा है, लकड़ियां काटना। जहां इस दुनिया में आने वाले बाकी सभी लोगों को उनके सिस्टम की तरफ से शुरुआत में ही बड़े बड़े डिवाइन वेपन्स, तगड़ी कल्टीवेशन टेक्निक्स या जादुई शक्तियां मिलती हैं, वहीं इसके सिस्टम ने तो इसे आते ही सीधा एक साधारण लंबरजैक यानी लकड़हारा बना दिया। हमारा हीरो इस बात से बेहद चिढ़ चुका है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम मेरे साथ कोई स्कैम कर रहे हो? तुमने इतनी ऊंचाई से कोई चीज नीचे फेंकी और उसकी वजह से मेरी बाड़ टूट गई। तुम्हें इसका हर्जाना देना ही होगा। तभी वहाँ का नजारा पूरी तरह बदल जाता है। आसमान में एक भयानक हलचल होती है। हेवनली प्रोफाउंड होली लैंड की सेंटेस, जिनका नाम किंगहान है, वो अपनी जान बचाकर भाग रही हैं। उनके पीछे एक बेहद शक्तिशाली नासन सोल स्टेज एक्सपर्ट पड़ा हुआ है, जिसका नाम ब्लड काइट है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म होने वाला है। किंगहान पूरी तरह से घबरा चुकी हैं और चिल्ला रही हैं कि भागो, नहीं तो ये नासन सोल एक्सपर्ट सब कुछ तबाह कर देगा। लेकिन हमारा मैं कैरेक्टर, जो आराम से अपने घर के आंगन में बैठा हुआ है, आसमान में उड़ते हुए उस काले कपड़ों वाले ब्लड काइट को देखता है, जो किसी कौवे की तरह लग रहा है। मैं कैरेक्टर को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वो एक बहुत बड़ा कल्टीवेटर है। वो उसे एक साधारण बूढ़ा आदमी समझ लेता है और गुस्से में चिल्लाता है कि काले कौवे जैसे दिखने वाले बूढ़े, तुम वहाँ आसमान में खड़े होकर मेरी धूप क्यों रोक रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं यहाँ सनबाथिंग कर रहा हूँ? यहाँ से दफा हो जाओ, तुम बहुत शोर मचा रहे हो। ब्लड काइट, जो कि एक बेहद घमंडी और ताकतवर नासन सोल स्टेज का एक्सपर्ट है, जब एक साधारण से दिखने वाले इंसान के मुंह से ऐसे शब्द सुनता है तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो गुस्से में तिलमिलाते हुए कहता है कि एक मामूली मॉर्टल जिसके पास रत्ती भर भी स्पिरिचुअल पावर नहीं है, एक अदना सा कीड़ा, एक चींटी जैसी हैसियत रखने वाला इंसान मुझ जैसे महान कल्टीवेटर पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? तुम्हारी मौत अब मेरे हाथों तय है। नीचे आओ और मरो। ब्लड काइट अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, ये सोचकर कि उसका एक ही वार इस मामूली इंसान का नामो निशान मिटा देगा। लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटती है जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देती है। हमारा मैं कैरेक्टर, जो कि सिर्फ चिढ़ा हुआ था, अपने हाथ में पकड़ी हुई एक बेहद पुरानी जंग लगी हुई वुड चॉपिंग नाइफ यानी कुल्हाड़ी को बेहद कैजुअल तरीके से हवा में उछाल देता है। वो इसे सिर्फ एक बेकार सी कबाड़ की चीज समझकर फेंकता है, लेकिन जैसे ही वो कुल्हाड़ी हवा में लहराती है, वो सीधे जाकर उस शक्तिशाली नासन सोल स्टेज एक्सपर्ट यानी ब्लड काइट को लगती है, और पलक झपकते ही वो महान खूंखार कल्टीवेटर वहीं ढेर हो जाता है। उसकी पूरी शक्ति और उसका शरीर एक झटके में खत्म हो जाता है। हमारा मैं कैरेक्टर इस बात से पूरी तरह अनजान है कि उसने अभी अभी क्या किया है। वो जमीन पर गिरी हुई उस कुल्हाड़ी को देखता है और गुस्से में बड़बड़ाने लगता है कि वो ब्लैक स्मिथ की दुकान का मालिक ओल्ड वैंग कितना बड़ा धोखेबाज और ठग है। उसने मुझे ये टूटी हुई कुल्हाड़ी दी थी, जिसे लिए हुए अभी सिर्फ 3 साल ही हुए हैं और इसके किनारे अभी से ही चिप होने लगे हैं। ये जगह जगह से टूट रही है। मुझे अपना रिफंड चाहिए। तभी उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजती है, जो उसे बताती है कि उसका न्यूबी क्वेस्ट पूरा हो चुका है, और इस क्वेस्ट को पूरा करने के इनाम के तौर पर सिस्टम उसे एक बेहद पुरानी जंग लगी हुई हो यानी कुदाल देता है। मैं कैरेक्टर का दिमाग ये देखकर पूरी तरह खराब हो जाता है। वह चिल्लाता है कि ये क्या बकवास है, ये सरासर लूट है। मैं पिछले 10 सालों से इस न्यूबी गिफ्ट पैकेज का इंतजार कर रहा था, और तुमने मुझे इनाम में ये टूटी फूटी कुदाल दी है। इससे बेहतर तो ऑनलाइन मिलने वाला 9.9 युआन का मुफ्त शिपिंग वाला सामान होता। वह नहीं जानता कि वो कुदाल कोई साधारण चीज नहीं है। असल में उस कुदाल के अंदर से ग्रेट डाउ लॉस की इतनी इंटेंस एंड प्योर पावर बह रही है, जो अगर कल्टीवेशन वर्ल्ड के सामने आ जाए तो पूरी दुनिया में खून खराबा मच जाए। हर बड़ा कल्टीवेटर इसे पाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा। इसके बाद मैं कैरेक्टर जमीन पर बिखरी हुई सूखी लकड़ियों और टहनियों को देखता है और उन्हें सिर्फ जलाने वाली सूखी लकड़ी समझकर इकट्ठा करने लगता है। लेकिन असल में वे लकड़ियां कोई साधारण टहनियां नहीं है। वे एक प्राचीन शुद्ध खून वाले फायर यूनिकॉर्न की अवशेष शक्तियां समेटे हुए हैं, जिनके अंदर असीमित मैजिक फायर छिपी हुई है। वो किंगहान को देखता है, जो इस पूरे नजारे को देखकर पूरी तरह स्तब्ध और सदमे में खड़ी है। उसके होंठ डर और अचरज के मारे बिल्कुल सफेद पड़ चुके हैं। मैं कैरेक्टर को लगता है कि ये लड़की शायद ठंड या बीमारी की वजह से ऐसी दिख रही है।
वो बड़े ही दयालु भाव से उससे कहता है कि तुम्हारे होंठ बहुत सफेद पड़ गए हैं, थोड़ा गर्म पानी पी लो और पानी पीने के बाद यहाँ से जल्दी चली जाओ, कहीं ऐसा न हो कि तुम यहीं दम तोड़ दो। किंगहन कांपते हाथों से पानी पीती है, लेकिन जैसे ही वो पानी उसके गले से नीचे उतरता है उसके अंदर एक अविश्वसनीय बदलाव होने लगता है। असल में जिस पानी को मैं कैरेक्टर अपने घर के कुएं का साधारण पानी समझ रहा था, वो और कुछ नहीं बल्कि नाइन हेवेंस मिस्टिक जेड स्पिरिट स्प्रिंग था। एक ऐसा पवित्र अमृत जो मृतप्राय इंसान को भी अमर बना सकता है। उस पानी की एक एक बूंद के अंदर इतनी असीम स्पिरिचुअल एनर्जी थी कि किंगहन के शरीर के सारे टूटे हुए मेरिडियंस पल भर में पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उसके शरीर के अंदर ऊर्जा का एक ऐसा महाविस्फोट होता है कि वो एक के बाद एक लगातार 3 बड़े कल्टीवेशन रियल्म्स को पार कर जाती है। वो सीधे कोर फॉर्मेशन स्टेज के ग्रेट परफेक्शन पर पहुंचती है, फिर वहां से नासन सोल स्टेज के अर्ली स्टेज को पार करते हुए सीधे नासन सोल स्टेज के ग्रेट परफेक्शन पर पहुंच जाती है। किंगहन इस चमत्कार से पूरी तरह से दंग रह जाती है। वो घुटनों के बल बैठ जाती है और श्रद्धा से सिर झुकाकर कहती है कि सीनियर, आपने मुझे ये 9 हेवेंस स्पिरिचुअल स्प्रिंग देकर मुझ पर जो उपकार किया है उसका कर्ज मैं अगले कई जन्मों तक नहीं चुका पाऊंगी। आपकी ये कृपा मेरे लिए हमेशा अविस्मरणीय रहेगी। लेकिन हमारा मैच कैरेक्टर उसकी ये बात सुनकर पूरी तरह हैरान हो जाता है और सोचता है कि क्या इस बड़ी बहन का दिमाग खराब हो गया है। वो कहता है कि अरे बड़ी बहन, क्या तुम पगला गई हो? वो कोई जादुई पानी नहीं है, वो सिर्फ मेरे पानी के टैंक में उबला हुआ सादा पानी है। अगर तुम यहाँ कोई नाटक करके मुझसे पैसे ऐंठना चाहती हो या मुझे एक्सटॉर्ट करना चाहती हो तो कहीं और जाओ, यहाँ मेरा समय बर्बाद मत करो। जल्दी से यहाँ से निकलो, मुझे अभी पहाड़ी के पीछे जाकर जमीन साफ करनी है, वहाँ खेती का काम करना है। किंगहन उसकी इस बात का एक बहुत ही गहरा और आध्यात्मिक मतलब निकाल लेती है। वो सोचती है कि सीनियर ने जानबूझकर खुद को इस मॉडल वर्ल्ड में छिपा रखा है और वे दुनिया की नजरों से दूर यहाँ एकांत में कल्टीवेशन कर रहे हैं। उन्होंने जो अभी जमीन साफ करने की बात कही है वो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा गुप्त संकेत है। इसका मतलब है कि उनका कोई बहुत बड़ा ग्रैंड फिनाले, कोई महान योजना अब शुरू होने वाली है। वो हाथ जोड़कर कहती है कि सीनियर, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। आपने मुझे यहाँ से तुरंत चले जाने के लिए कहा है ताकि आपकी शांति में कोई खलल न पड़े। मैं अभी इसी वक्त हेवनली प्रोफाउंड होली लैंड वापस लौट जाऊंगी और आपकी इस शांत साधना में कभी कोई बाधा नहीं डालूंगी। किंगहन वहाँ से तेजी से भागती है क्योंकि उसे याद आता है कि एंसेस्टर श्वेइंग, जो कि मिड नासन सोल स्टेज के एक बेहद क्रूर एक्सपर्ट है, वो अभी भी उसके पीछे पड़े हो सकते हैं। अगर वो उनके हाथ लग गई तो उसका और उसके पूरे संप्रदाय का खात्मा निश्चित है। वो सोचती है कि भगवान शायद मेरे हेवनली प्रोफाउंड होली लैंड को तबाह करना चाहते हैं। लेकिन जब वो अपने सेट में पहुंचती है तो वहाँ के सेक्ट मास्टर और अन्य लोग उसे जीवित देखकर हैरान रह जाते हैं। किंगहन चिल्लाकर कहती है कि सेक्ट मास्टर, मैं जिंदा हूँ और जो ईगल एंसेस्टर ब्लड काइट मेरे पीछे पड़ा था वो मारा जा चुका है। सेक्ट मास्टर इस बात पर यकीन नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि ये पूरी तरह से असंभव है। ब्लड काइट इतना शक्तिशाली है कि उसे हराना नामुमकिन है। भला उसे कौन मार सकता है? क्या इस दुनिया में कोई प्राचीन जादुई बूढ़ा राक्षस आ गया है? किंगहन उन्हें पूरा सच बताती है कि वो कोई राक्षस नहीं था बल्कि एक एकांतवासी मॉडल किसान था। वो किसान सिर्फ इस बात से परेशान था कि ब्लड काइट आसमान में खड़े होकर उसकी धूप रोक रहा था, इसलिए उसने गुस्से में आकर बस एक पुरानी जंग लगी हुई लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी उसकी तरफ फेंक दी और उस एक ही वार ने उस महान नासन सोल स्टेज एक्सपर्ट को तुरंत मार डाला। ये सुनकर सेक्ट मास्टर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि किंगहन, क्या तुम डर के मारे अपना मानसिक संतुलन खो बैठी हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम किसी मॉर्टल रियम के कहानीकार की काल्पनिक कहानी सुना रही हो? ऐसा भला कैसे हो सकता है? तभी किंगहन अपने साथ लाई हुई वो सूखी लकड़ी की टहनी दिखाती है जिसे वो वहाँ से उठा लाई थी। वो कहती है कि ये वही लकड़ी है जिसे वे सीनियर अपने घर में ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं। सेक्ट मास्टर जैसे ही उस लकड़ी को देखते हैं उनकी हंसी गायब हो जाती है, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो हक्के बक्के रहकर उसे देखते हैं और उनके मुंह से शब्द नहीं निकलते। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि सेक्ट मास्टर की हालत पूरी तरह खराब हो चुकी है। वो उस सूखी लकड़ी को घूरते हुए कांपने लगते हैं। वो चिल्लाते हैं कि ये तो ग्रेट डॉलॉज हैं। इस मामूली सी दिखने वाली लकड़ी के अंदर पूरी तरह से मुकम्मल ग्रेट डॉलॉज समाये हुए हैं। ये कोई साधारण पेड़ की टहनी नहीं है, ये तो पौराणिक वर्ल्ड ट्री की लकड़ी है। वो महान हस्ती वर्ल्ड ट्री को अपने घर में चूल्हा जलाने के लिए ईंधन की तरह इस्तेमाल कर रही है। ये सोचकर ही सेक्ट मास्टर की रूह कांप जाती है कि वो व्यक्ति कितना भयंकर और शक्तिशाली होगा। वो तुरंत अपने शिष्यों को आदेश देते हैं कि जल्दी करो, मेरे लिए इस पूरे संप्रदाय का सबसे फटा हुआ, सबसे पुराना और चिथड़ों से भरा भिखारी जैसा लिबास ढूंढ कर लाओ। उनके शिष्य पूरी तरह से भ्रमित हो जाते हैं और पूछते हैं कि सेक्ट मास्टर, आप ये क्या कर रहे हैं? आप एक भिखारी के कपड़े क्यों पहनना चाहते हैं? उधर हमारे मैच कैरेक्टर के घर के सामने एक अजीब नजारा है। उसके घर के बाहर एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है 9 युआन में मुफ्त शिपिंग वाली नाशपाती की चाय की दुकान, जिसका कोई इंटरफेस नहीं है। मैं कैरेक्टर अपनी कुदाल लेकर जमीन को देख रहा है और खुद से कह रहा है कि अगर जमीन इतनी उबड़ खाबड़ होगी तो यहाँ खेती कैसे की जा सकती है? खेती करने के लिए जमीन का समतल होना बहुत जरूरी है। वो जमीन को बराबर करने के लिए वहाँ पड़े कुछ पत्थरों को उठा कर फेंकता है, लेकिन वो नहीं जानता कि जिन पत्थरों को वो मामूली कंकड़ समझकर फेंक रहा है
वे असल में एक प्राचीन एज़्योर ड्रैगन के अत्यंत दुर्लभ और जादुई रिवर्स स्केल्स हैं। उन स्केल्स को इतनी दूर और इतनी ताकत से फेंकना किसी भी साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। ये देखकर कोई भी समझ जाएगा कि इसके पीछे कितनी भयानक और डरावनी शारीरिक ताकत छिपी हुई है। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है जिसने वही फटा पुराना भिखारी का रूप धारण कर रखा है। असल में ये कोई और नहीं बल्कि खुद त्यांगसुआन होली लैंड के प्रतिष्ठित सेक्ट मास्टर बिजावू जी हैं। वो पूरी तरह से एक लाचार भिखारी का नाटक करते हुए कहते हैं कि युवा मास्टर, मेरे गृहनगर में एक बहुत ही भयंकर सूखा पड़ा है। मैंने पिछले 3 दिनों से अन्न का एक दाना भी नहीं चखा है। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, कृपया मुझ गरीब पर दया करें और मुझे कुछ खाने के लिए दे दें। मैं इसके बदले आपके यहाँ झाड़ू लगाने, लकड़ियाँ काटने और यहाँ तक कि खेतों में गोबर उठाने और खाद फेंकने का सारा गंदा काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं कैरेक्टर उस बूढ़े को देखता है और चिढ़कर सोचता है कि क्या यह बूढ़ा आदमी मुझे ठगने के लिए यहाँ आया है? क्या इसे मैं ही मिला हूँ स्कैम करने के लिए? वो कहता है कि हे बूढ़े आदमी, तुम मुझे क्यों निशाना बना रहे हो? मैं खुद एक बेहद गरीब और कंगाल इंसान हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। अगर तुम्हें रहना ही है तो तुम गांव के पूर्वी छोर पर जाकर रह सकते हो। हमारे पास तुम्हें पिलाने के लिए कोई महंगी चाय पत्ती नहीं है। बस ये कुछ सस्ते गोजी बेरीज पड़े हैं जो बाजार में कुछ सिक्कों के किलो मिलते हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो इनसे ही काम चला लो। सेक्ट मास्टर जाओ वूजी जैसे ही उन गोजी बेरीज को देखते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो मन ही मन चिल्लाते हैं कि सस्ते गोजी बेरीज, ये कोई मामूली बेरी नहीं है। ये तो 10,000 साल पुराना इमॉर्टल ब्लड बोधी सीड है जिसे 9 हेवन स्पिरिचुअल स्प्रिंग में भिगो कर रखा गया है। ये कल्टीवेशन की दुनिया का सबसे दुर्लभ और कीमती खजाना है। वो बिना देर किए उसे खा लेते हैं और जैसे ही वो उनके शरीर के अंदर जाता है, उनके अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। वो कहते हैं कि हे भगवान, मेरी कल्टीवेशन का वो बॉटलनेक, वो रुकावट जिसमें मैं पिछले 300 सालों से फंसा हुआ था और जिसे पार नहीं कर पा रहा था, वो एक झटके में टूट गई है। मैंने 10,000 स्टेप्स टू डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के रियल्म को पार कर लिया है। अपनी इस नई और असीम शक्ति को पाकर सेक्ट मास्टर के मन में उस मैं कैरेक्टर के प्रति श्रद्धा और बढ़ जाती है। वो तुरंत उसके पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि आज से इस जीवन के आखिरी दिन तक मैं आपका निजी और विशेष झाड़ू लगाने वाला नौकर हूँ। मैं यहाँ की हर धूल को साफ करूंगा। तभी वहाँ एक और अजीब घटना होती है। कोई और आकर उनकी झाड़ू छीनने की कोशिश करता है, जिससे सेक्ट मास्टर गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाते हैं कि किसकी हिम्मत हुई जो मुझसे ये झाड़ू छीनने की कोशिश कर रहा है। जो कोई भी ऐसा करेगा मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वह कैरेक्टर उनकी ये पागलों जैसी हरकतें देखकर अपना सिर पकड़ लेता है और सोचता है कि ये बूढ़े सच में पागल हो चुके हैं। वो कहता है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। अगर तुम्हें झाड़ू ही लगानी है तो जाओ और पिछले आंगन में जो सुअरों का बाड़ा है उसकी सफाई करो। सेक्ट मास्टर बेहद खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद। ये पुराना सेवक कभी इसी वक्त जाकर आपके सुअरों की सेवा में लग जाएगा। जब सेक्ट मास्टर पिछले आंगन में पहुंचते हैं तो उन्हें सुअरों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। वे आवाजें किसी साधारण सुअर की नहीं बल्कि प्राचीन और भयानक राक्षसी जानवरों जैसी लग रही होती हैं। वो सोचते हैं कि सामने के आंगन में तो मास्टर ने बेहतरीन और उच्च श्रेणी की ऑर्गेनिक फसलें उगाई हैं, तो निश्चित रूप से इस पिछले आंगन के बाड़े में भी मिस्टर चू ने कोई बहुत ही दुर्लभ, जादुई और शीर्ष श्रेणी की प्रजातियों के जीव पाल रखे होंगे। मुझे यहाँ अपना काम बहुत अच्छे से करना होगा ताकि मास्टर मुझसे खुश रहें। जैसे ही वो बाड़े के अंदर देखते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। वहाँ सुअरों के खाने के लिए जो सब्जी रखी है वो कोई मामूली सब्जी नहीं है। वो चिल्लाते हैं कि क्या ये पौराणिक टॉप ग्रेड जेड कैबेज है जो पूरी दुनिया के कल्टीवेटर्स के लिए एक सपना है। उसे यहाँ सुअरों के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। वो पागल हो जाते हैं और वहाँ मौजूद एक बड़े सुअर के सामने झुककर कहते हैं कि लॉर्ड जूवांग, मैं आपका नया सफाई कर्मचारी हूँ। मेरा नाम लाओ झाओ है। मैं यहाँ आपकी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखूंगा। आप अच्छे से खाइए और पीजिए। वो देखते हैं कि वहाँ जो खाद पड़ी है वो असल में उस जेड कैबेज के प्राकृतिक किण्वन फर्मेंटेशन से बनी है। वो कोई गंदगी नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड की सबसे बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। सेक्ट मास्टर इस खाद की दिव्यता देखकर इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि वे उसे एक जादुई दवा समझकर कुछ अजीब हरकतें करने लगते हैं। तभी पीछे से मैं कैरेक्टर आ जाता है और ये देखकर चिल्लाता है कि लाओ झाओ, तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने इस पागल खेत मजदूर को काम पर रखकर सच में बहुत बड़ी गलती कर दी है। सेक्ट मास्टर घबरा जाते हैं और सफाई देते हुए कहते हैं कि मिस्टर शू, मेरा यकीन मानिए, मैंने इसे खाया नहीं है। ये तो बहुत ही उच्च श्रेणी की सुगंधित ऑर्गेनिक चीज है। मैं कैरेक्टर गुस्से में कहता है कि अपना मुंह बंद करो और मुझे और घिनौना मत करो। यहाँ से निकलो और सीधे सामने के आंगन में जाओ। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि मैं कैरेक्टर सामने के आंगन में आकर गुस्से में चिल्ला रहा है। वो कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ और जाकर लकड़ियाँ काटो। देखो, इन सुअरों की वजह से टोकरी भर की अच्छी गोभी आधे दिन में ही गायब हो गई। वो एक काले रंग के मोटे सुअर को डांटते हुए कहता है कि तुम इतना ज्यादा खाते हो, तुम्हारा रंग इतना बदसूरत और काला है और इतना सब खाने के बाद भी तुम्हारा वजन सही से नहीं बढ़ रहा है। कल जब शहर का बाजार लगेगा तो मैं तुम्हें वहाँ ले जाकर बेच दूंगा। तुम बिल्कुल बेकार सुअर हो, तुम्हें पालना सिर्फ खाने की बर्बादी है। वो सुअर मासूम चेहरा बनाने की कोशिश करता है तो मैं कैरेक्टर कहता है कि ये नाटक बंद करो, ये क्यूट चेहरे बनाने का कोई फायदा नहीं है।
मुझे पता है कि तुम कल बाजार में अच्छे दामों में नहीं बिकोगे। इसी दौरान कल्टीवेशन वर्ल्ड के एक बहुत ही खूंखार और अंधेरे संप्रदाय में भारी हड़कंप मच जाता है। ब्लड काइट के मारे जाने के बाद उनके पूरे डेमन सेक्ट के सोल टैबलेट्स वाले कमरे में एक बड़ा धमाका होता है। उनके सबसे बड़े लीडर चिल्लाते हैं कि सेक्ट मास्टर श्रेया का सोल टैबलेट टूट गया है, किसी ने हमारे सबसे शक्तिशाली एल्डर को मार डाला है, ये हमारे पूरे संप्रदाय का अपमान है। वो तुरंत अपना सर्वोच्च आदेश जारी करते हैं और गरजते हुए कहते हैं कि मेरी पूरी डीमन आर्मी को तैयार करो। 30,000 राक्षसी सैनिकों की विशाल सेना को अभी लामबंद करो। मैं खुद इस सेना का नेतृत्व करूंगा और उस लुओफांग टाउन को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दूंगा जहाँ हमारे एल्डर की हत्या हुई है। मैं उस जगह को मलबे में बदल दूंगा। जल्द ही वह 30,000 राक्षसी सैनिकों की सेना लुओफांग टाउन के पास पहुँच जाती है और पूरे आसमान को काले बादलों और राक्षसी ऊर्जा से ढक देती है। सेक्ट मास्टर झाओ वुजीलाओ झाओ, जो कि मैं कैरेक्टर के एंगन में झाड़ू लगा रहे थे, इस भयानक ऊर्जा को महसूस करते हैं। तभी डेमन सेक्ट के लीडर, जिनका नाम ओल्ड डेमन लाई जुतियन है, आसमान से चिल्लाते हैं कि झाओ जी, तुम तियांगसुआन होली लैंड के इतने प्रतिष्ठित और सम्मानित सेक्ट मास्टर होकर इस मामूली मॉर्टल के घर के आंगन में छिपे हुए हो और झाड़ू लगा रहे हो। तुम सच में पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के नाम पर एक बहुत बड़ा कलंक हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लाओ झाओ आसमान की तरफ झाड़ू लहराते हुए गुस्से में कहते हैं कि ओल्ड डेमन ली, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ आकर मेरे युवा मास्टर की शांत और पवित्र साधना में बाधा डालो। मेरे युवा मास्टर इतने शक्तिशाली हैं कि वे तुम्हें अपनी एक उंगली से मसल कर रख सकते हैं। तुम्हारी ये सेना उनके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन लाई जुतियन जोर से हंसता है और कहता है कि तुम मुझ पर रौब झाड़ने के लिए इस बेकार और मामूली मॉडल का सहारा ले रहे हो। सभी राक्षसी सैनिकों, मेरा आदेश सुनो। इस पूरे आंगन को खोदकर जमीन के बराबर कर दो। यहाँ जो कुछ भी है उसे पूरी तरह से मिटा दो। उधर हमारा मैं कैरेक्टर, जो अपने घर के अंदर कुछ काम कर रहा था, बाहर होने वाले इस भारी शोर शराबे से तंग आ जाता है। वो बाहर देखता है तो उसे आसमान में उड़ते हुए वे 30,000 सैनिक किसी काले मच्छरों के झुंड की तरह दिखाई देते हैं। वो झुंझलाकर कहता है कि ये काले मच्छरों के झुंड कहाँ से आ गए? ये इतना ज्यादा भिनभिना रहे हैं कि इनसे बहुत शोर हो रहा है। मुझे इन्हें भगाने के लिए कोई मॉस्किटो कॉइल ढूंढनी होगी ताकि इनका दम घुट जाए और ये यहाँ से भाग जाएं। वो अपने घर के कबाड़ में ढूंढता है और कहता है कि चलो, मुझे ये सस्ते मॉस्किटो कॉइल्स मिल गए हैं जो बाजार में 9 युआन में मुफ्त शिपिंग के साथ मिलते हैं। इनसे ही काम चला लेता हूँ। जैसे ही मैं कैरेक्टर उस मॉस्किटो कॉइल को सुलगाकर आंगन में रखता है, उसमें से एक अजीब और दिव्य खुशबूदार धुआं निकलने लगता है। लाओ झाओ उस धुएं को देखते ही थर थर कांपने लगते हैं और मन ही मन चिल्लाते हैं कि ये ऑरा, ये खुशबू, ये कोई साधारण कॉइल नहीं है। ये तो इमॉर्टल रियाम की सबसे खतरनाक और प्रतिबंधित चीज है, जिसे 9 नेदर रेड लोटस कार्मिक फायर इंसेंस कहा जाता है। ये एक ऐसी जादुई आग है जो पल भर में 8 दिशाओं और बड़े बड़े साम्राज्यों को जलाकर भस्म कर सकती है। युवा मास्टर ने इस साधारण से मच्छरों को भगाने के लिए इतनी बड़ी डिवाइन ऑब्जेक्ट को जला दिया है। वो धुआं जैसे ही आसमान में उड़ते हुए उन 30,000 राक्षसी सैनिकों और ली जुटियन की तरफ बढ़ता है, वैसे ही पूरी सेना में हाहाकार मच जाता है। ली जुटियन का घमंड 1 सेकंड में टूट जाता है। वो चिल्लाता है कि नहीं, ये मुमकिन नहीं है। ये कैसी आग है? ये तो मेरी आत्मा को जला रही है। मुझे यहाँ से भागना होगा। मुझे अपनी जान बचानी होगी। वो चीखता है कि सीनियर, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जीवन दान दीजिए। लेकिन उस धुएं के संपर्क में आते ही वे सभी 30,000 सैनिक और उनका शक्तिशाली लीडर पल भर में जलकर राख की ढेरी बन जाते हैं। आसमान पूरी तरह साफ हो जाता है। वह कैरेक्टर बाहर आता है और साफ आसमान को देखकर मुस्कुराता है। वो कहता है कि अरे वाह, ये 9 युआन व सस्ता मॉस्किटो कॉइल सच में कीड़ों और मच्छरों को भगाने में बहुत ज्यादा असरदार है। तभी वो लाओ झाओ को देखता है जो जमीन पर गिरकर थर थर कांप रहे हैं। मैं कैरेक्टर चिढ़कर कहता है कि हे बूढ़े आदमी, तुम्हें फिर से क्या हो गया है? क्या तुमने अपनी सूखी लकड़ियां काटने का काम पूरा कर लिया है, या तुम यहाँ बैठकर बस काम से जी चुरा रहे हो और स्लैकिंग कर रहे हो? लाओ झाओ हाथ जोड़कर रोने लगते हैं और कहते हैं कि युवा मास्टर, आप सच में बहुत महान हैं। युवा मास्टर, आप अजय हैं। आपकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। मैं कैरेक्टर मन ही मन सोचता है कि इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के लोग सच में पूरी तरह से बेवकूफ और पागल हैं। तभी वहाँ आसमान से उड़ते हुए कुछ और लोग आते हैं। वे तियांगसुआन होली लैंड के अन्य एल्डर्स और मेंबर्स हैं। वे चिल्लाते हैं कि सेक्ट मास्टर, हिम्मत रखिए, हम यहाँ आपकी मदद करने और उस डीमन लॉर्ड से लड़ने के लिए आए हैं। लेकिन जब वे नीचे देखते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं। उनका महान सेक्ट मास्टर एक पुरानी झाड़ू पकड़े जमीन साफ कर रहा है। उनका एक एल्डर चिल्लाता है कि सेक्ट मास्टर, आप इतने बड़े होली लैंड के सम्मानित मालिक होकर यहाँ एक नौकर की तरह झाड़ू लगा रहे हैं और छोटे मोटे काम कर रहे हैं। ये हमारे संप्रदाय की मर्यादा के खिलाफ है। ये कैसी डेकोरम है? हमारे साथ वापस चलिए। आप बूढ़े हो गए हैं और आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। लाओ झाओ गुस्से में अपनी झाड़ू को कसकर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मुझे छोड़ो। युवा मास्टर के इस पावन आंगन में झाड़ू लगाने का सौभाग्य मिलना ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अगर किसी ने भी मुझसे ये झाड़ू छीनने की कोशिश की तो मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा, उसे अपाहिज कर दूंगा। वो एल्डर हैरान होकर पूछता है कि लेकिन सेक्ट मास्टर, वो राक्षसी सेना कहाँ गई? वो खतरनाक ली जुअर तियन कहाँ है? लाओ झाओ गर्व से कहते हैं कि युवा मास्टर को उनका शोर पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने बस एक छोटी सी इंसेंस जलाई और वो पूरी की पूरी सेना और उनका लीडर पल भर में जलकर राख बन गए। ये सुनकर वे नए आए कल्टिवेटर्स स्तब्ध रह जाते हैं। वे कहते हैं कि क्या
उन्होंने एक झटके में उस नेशन सोल स्टेज के महा एक्सपर्ट को नष्ट कर दिया। ये पूरी तरह असंभव है। लाओ झाओ कहते हैं कि इसमें असंभव क्या है। देखो, चिंगहन ने भी नेशन सोल स्टेज में प्रवेश कर लिया है। युवा मास्टर ने उसे बस एक घूंट पानी इनाम में दिया था और उसने उसी जगह पर अपने पुराने रियल्म को तोड़कर ये नया मुकाम हासिल कर लिया। क्या तुम सब ये देखकर जल रहे हो? क्या तुम्हें जलन हो रही है? तभी वो एल्डर जो लाओ झाओ को वापस ले जाने आया था, उसका रवैया पूरी तरह बदल जाता है। वो लाओ झाओ के पैर पकड़ लेता है और रोते हुए कहता है कि भाई झाओ, हम पिछले कई सौ सालों से एक दूसरे के भाई जैसे रहे हैं। तुम अकेले अकेले इस बहती गंगा में हाथ नहीं धो सकते। तुम सारा पुण्य अकेले नहीं कमा सकते। मुझे भी यहाँ एक सेवक बनना है। क्या मैं यहाँ खेतों के लिए गोबर और खाद उठाने का काम कर सकता हूँ? लाओ झाओ गुस्से में उसे धक्का देते हैं और कहते हैं कि दूर हटो। गोबर उठाना और खाद रोल करना सिर्फ और सिर्फ मेरा विशेष कार्य, एक्सक्लूसिव जॉब है। इसके बारे में सोचना भी मत। इस पर सिर्फ मेरा हक है। मैं कैरेक्टर ये सब तमाशा देखकर बाहर आता है और अपना सिर पीट लेता है। वो कहता है कि यहाँ क्या बकवास चल रही है। लाओ झाओ, मैंने तो तुम्हें दया करके अपने यहाँ पनाह दी थी और तुम यहाँ अपने इन सारे गरीब रिश्तेदारों को लेकर आ गए हो ताकि वे सब मेरे खर्चे पर मुफ्त का खाना खा सकें। क्या तुमने मेरे घर को कोई धर्मशाला समझ रखा है? लाओ झाओ घबराकर कहते हैं कि युवा मास्टर, कृपया शांत हो जाइए, अपना गुस्सा थूक दीजिए। ये कोई भिखारी नहीं है जो यहाँ भीख मांगने आया है। यह असल में मेरा कजन है जो आपके यहाँ बिना किसी पैसे के बिल्कुल मुफ्त में काम करना चाहता है। तभी वो दूसरा व्यक्ति, जिसका नाम वांग डाचुई है, आगे आता है और बड़े ही विनम्र भाव से कहता है कि यंग मास्टर, मेरा नाम वांग डाचुई है। मैं बचपन से ही बहुत शक्तिशाली हूँ। मेरे पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। मैं आपके यहाँ का कोई भी गंदा, भारी या मुश्किल से मुश्किल काम बहुत आसानी से कर सकता हूँ। कृपया मुझे अपने यहाँ काम पर रख लीजिए। मुझ पर ये कृपा कीजिए। मैं कैरेक्टर चारों तरफ देखता है और कहता है कि ठीक है, वैसे भी मेरे घर का पिछला आंगन जंगली घासों और वीट से पूरी तरह भर गया है। लाओ झाओ, इस डाचुई को पिछले आंगन में ले जाओ और इसे कहो कि सुबह होने से पहले वहाँ की सारी जंगली घास उखाड़ दे। अगर सुबह तक एक भी घास बची रही तो तुम दोनों को रात का खाना नहीं मिलेगा। वांग डाचुई बेहद खुश हो जाता है और आसमान की तरफ देखकर कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद युवा मास्टर, आपने मुझे ये महान अवसर दिया है। लाओ झाओ उसे समझाते हैं कि सामने के आंगन में जो लकड़ियां रखी हैं वे सब वर्ल्ड ट्रीज हैं, इसलिए इस पिछले आंगन में जो जंगली घास उगी हुई है वो भी निश्चित रूप से कोई साधारण घास नहीं होगी, बल्कि वे सब ब्रह्मांड के सबसे दुर्लभ और पियरलेस एलिक्सियर्स होंगे। वांग डाचुई मन ही मन सोचता है कि मैं वांग डाचुई अब सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला हूँ। मेरा भाग्य चमकने वाला है। जब वो घास उखाड़ने के लिए नीचे झुकता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो चिल्लाता है कि ये जंगली घास, ये तो प्राचीन प्रतिबंधित क्षेत्रों में पाई जाने वाली 9 नेदर सोर्ड हार्ट ग्रास है। इसकी एक एक पत्ती के अंदर इतनी भयानक सोर्ड एनर्जी है कि इसका सिर्फ एक दिन का किसी भी नेशन सोल कल्टीवेटर को बीच से काट सकता है। युवा मास्टर ने मुझे इसे अपने नंगे हाथों से उखाड़ने के लिए कहा है। लाओ झाओ उसे याद दिलाते हैं कि याद रखना, युवा मास्टर ने सख्त निर्देश दिए हैं कि इस काम में किसी भी जादुई या स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल नहीं करना है। इसे पूरी तरह से अपनी शारीरिक ताकत और मैनुअल स्किल से ही करना होगा। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ हो भाई। वांग डाचुई जैसे ही एक घास को हाथ लगाता है उसमें से एक भयानक सोर्ड ऑरा निकलता है। वो दर्द से चिल्लाता है कि आह, मेरी नेशन सोल की मजबूत बॉडी को इस घास की एक पत्ती ने आसानी से काट दिया। ये काम बहुत खतरनाक है, मैं ये नहीं कर सकता। तभी अंदर से मैं कैरेक्टर की आवाज आती है कि वांग डाचुई, तुम वहाँ घास उखाड़ते समय इतनी देर क्यों लगा रहे हो? क्या तुम वहाँ काम चोरी कर रहे हो? अगर तुमने दोबारा आलस्य दिखाया तो तुम्हें आज रात खुले आसमान के नीचे सड़क पर सोना पड़ेगा। ये सुनकर डाचुई का हौसला वापस आ जाता है। वो सोचता है कि युवा मास्टर असल में मेरी परीक्षा ले रहे हैं। वे देखना चाहते हैं कि मेरे अंदर दाव का पालन करने का कितना दृढ़ संकल्प है। ये सिर्फ एक मामूली तलवार की ऊर्जा है, मैं इससे नहीं डरूंगा। वो चिल्लाता है कि मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। वो अपने नंगे हाथों से उन तलवार जैसी तीखी घासों को उखाड़ना शुरू कर देता है। उसके हाथों से खून बहने लगता है। वो दर्द से चीखता है, लेकिन वो रुकता नहीं है। कुछ ही समय में वो सारी घास उखाड़ फेंकता है और जोर से हंसने लगता है। वो महसूस करता है कि उसके अंदर की पुरानी शक्तियाँ टूट चुकी हैं और उनकी जगह एक नई असीम शक्ति का उदय हो रहा है। वो कहता है कि ब्रेकिंग एंड देन राइजिंग अगेन। मेरी 500 साल पुरानी अधूरी सुप्रीम सोर्ड इंटेंट इस घास को उखाड़ते उखाड़ते पूरी तरह से परिपक्व हो गई है। युवा मास्टर, आपके इस जादुई चमत्कार के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि एक बहुत ही भव्य और विशाल साम्राज्य के लोग एक दूर दराज के इलाके की तरफ बढ़ रहे हैं। ये झोंगझो का प्रतिष्ठित इंपीरियल डायनेस्टी है। वहाँ एक बहुत ही आलिशान शाही पालकी कैरिज चल रही है जिसमें उस साम्राज्य की प्रिंसेस बैठी हुई हैं। उनके साथ उनके सबसे भरोसेमंद और शक्तिशाली एल्डर मो चल रहे हैं। एल्डर मो पालकी के पास आते हैं और कहते हैं कि योर हाइनेस, कृपया अपने गुस्से को शांत रखिए। हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार उस गॉड स्लेइंग सेक्ट का एक बहुत बड़ा मास्टर इस बेहद दूरदराज और गरीब इलाके में छुपा हुआ है। जैसे ही हम उसे ढूंढ लेंगे, आपको बस अपने इंपीरियल डायनेस्टी की असली और भयानक ताकत का प्रदर्शन करना होगा।
वो मास्टर और यहाँ की गवार ग्रामीण महिलाएं निश्चित रूप से आपकी शक्ति देखकर डर जाएंगी और आपके चरणों में घुटने टेक कर हमेशा के लिए आपके प्रति अपनी वफादारी की कसम खाएंगी। प्रिंसेस पालकी के अंदर से बड़े ही घमंड के साथ कहती है कि हाँ, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है। मेरे साम्राज्य की ताकत के सामने कोई भी सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। तभी एल्डर मो आगे की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि लोफेंग टाउन बस यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। वो अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि 9 ड्रैगन्स राइडर सिल्वर सेना को आगे बढ़ाओ। आज मैं इस शहर के इन मामूली कीड़े मकोड़ों और चींटियों को ये दिखा दूंगा कि एक महान साम्राज्य की असली ताकत और महिमा क्या होती है। लेकिन जैसे ही उनकी पालकी और उड़ने वाले रथ आगे बढ़ते हैं, नीचे जमीन से हमारा मैं कैरेक्टर चिल्लाता है। वो गुस्से में लाल हो चुका है क्योंकि आसमान में उड़ने वाली उन भारी पालकियों और रथों की वजह से नीचे जमीन पर एक जबरदस्त हवा का झोंका आता है और एक ढांचा गिर जाता है। मैं कैरेक्टर चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ओ राक्षसों, जो तुम इस तरह दिन दहाड़े एक टूटी फूटी गाड़ी लेकर आसमान में इतनी तेज रफ्तार से उड़ रहे हो और लापरवाही से ड्राइविंग कर रहे हो। आसमान में इस तरह गाड़ी चलाना तो एक बात है, लेकिन तुमने अपनी इस इलीगल स्ट्रक्चर को यहाँ इतनी लापरवाही से पाक किया है कि इसकी वजह से मेरे सुखाने के लिए रखे हुए सारे सफेद मूली और सूखे राई के दाने ड्राइड रेडिशेस पूरी तरह कुचलकर बर्बाद हो गए हैं। नीचे उतरो और मेरे इस नुकसान का पूरा हर्जाना भुगतो। पे अप। प्रिंसेस जब नीचे से एक मामूली इंसान की ऐसी बातें सुनती हैं तो उनका पारा चढ़ जाता है। वो गुस्से में चिल्लाती हैं कि तुम्हारी ये मजाल, तुम मुझ जैसी महान राजकुमारी से इस लहजे में बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। मेरा ये डीमन ड्रैगन तुम्हें तुम्हारी इस गुस्ताखी की कीमत अपनी जान देकर चुकाने पर मजबूर कर देगा। वो अपने पालकी में लगे जादुई ड्रैगन को हमला करने का आदेश देती है। आसमान में चारों तरफ जादुई धुआं और धुंध फैल जाती है जो देखने में बहुत डरावनी लगती है। लेकिन मैं कैरेक्टर, जो कि उस समय अपनी वही जादुई लेकिन उसके लिए साधारण टूटी हुई हो पकड़े हुए था, वो चिढ़कर कहता है कि तुम सब ये स्मोक बॉम्ब्स के साथ कैसा अजीब और फैंसी नाटक कर रहे हो। ये सब तमाशा बंद करो, नीचे आओ और मेरे नुकसान के पैसे चुकाओ। वो गुस्से में अपनी उस पुरानी कुदाल को हवा में लहराता है। वो वार इतना साधारण दिखता है, लेकिन जैसे ही वो कुदाल उस भयानक जादुई रथ और एल्डर मो की तरफ बढ़ती है, वहाँ एक विनाशकारी ऊर्जा का विस्फोट होता है। एल्डर मो, जो कि पीक नासन सोल स्टेज के एक बेहद शक्तिशाली कल्टीवेटर थे, वे उस कुदाल के हल्के से झटके से पल भर में मारे जाते हैं। उनका शरीर पूरी तरह नष्ट हो जाता है और केवल उनकी आत्मा नासन सोल ही बच पाती है, जो डर के मारे वहां से भाग जाती है। वह कैरेक्टर आसमान की तरफ देखकर कहता है कि अरे, तुम सब तो बहुत तेजी से भाग गए। ये बूढ़ा आदमी तो अजीब था, खुद को जीवित प्राणियों में बदलने का नाटक कर रहा था। वो बड़बड़ाता है कि तुम सब सच में बहुत भाग्यशाली थे जो इतनी तेजी से भाग गए, वरना आज मैं तुमसे मेरी सूखी मूली की उन 3 टोकरियों की पूरी कीमत वसूल करके ही दम लेता। वो नीचे पड़ी हुई टूटी हुई गाड़ियों के मलबे को देखता है। उधर प्रिंसेस की पालकी और उनके बचे हुए सैनिक डर के मारे थर थर कांप रहे हैं। प्रिंसेस चिल्लाती हैं कि ये कैसे मुमकिन है, एल्डर मो मारे गए। पीक नासन सोल स्टेज का इतना बड़ा योद्धा सिर्फ एक पुरानी जंग लगी हुई कुदाल के वार से खत्म हो गया। तभी मैं कैरेक्टर उनके पास आता है और कहता है कि हे लड़की, तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और तुम्हारा वो अंगरक्षक बॉडीगार्ड तुम्हें यहीं छोड़कर डरपोक की तरह भाग गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा कर्ज खत्म हो गया। अब ये पूरा का पूरा कर्ज तुम्हें ही चुकाना होगा। प्रिंसेस, जिनका नाम रूसवी है, वे पूरी तरह से डर चुकी हैं। उन्हें समझ आ गया है कि ये कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि कोई प्राचीन महामानव है। वो कांपते हाथों से अपनी थैली निकालती हैं और कहती हैं कि सीनियर, कृपया शांत हो जाइए। मेरे पास जितने भी सबसे उच्च श्रेणी के चमकीले स्पिरिट स्टोन्स हैं, वे सब मैं आपको इस नुकसान के कॉम्पेंसेशन के तौर पर देने के लिए तैयार हूँ। मैं कैरेक्टर उन पत्थरों को उठाता है और उन्हें साधारण चमकीले कंकड़ समझकर अपने दांत से दबाकर चेक करता है। वो कहता है कि उफ, ये पत्थर तो बहुत ज्यादा सख्त हैं। इसने तो लगभग मेरे दांत ही तोड़ दिए थे। ये मेरे किस काम के। रूसवी घबराकर कहती है कि सीनियर, जब तक आपका गुस्सा पूरी तरह शांत नहीं हो जाता, तब तक मैं रूज हुए आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगी। लेकिन मैं कैरेक्टर उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और चिढ़कर कहता है कि तुम्हारी इन पतली पतली बाजुओं और कमजोर टांगों को देखो। तुम जैसी नाजुक लड़की निश्चित रूप से खेतों के भारी काम के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम कोई काम नहीं कर पाओगी। वो थोड़ा सोचता है और कहता है कि चलो ठीक है, मेरे साथ मेरे आंगन में वापस चलो। आज से तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि तुम रोज सुबह शाम मेरे यहाँ मुर्गियों को दाना खिलाओगी, फीडिंग द चिकन्स। मैं तुम्हें यहाँ से तभी जाने दूंगा जब तुम मुर्गियों को खिलाकर मेरी उस सूखी मूली के नुकसान के बराबर के पैसे कमा नहीं लेती। रूसुई मन ही मन हैरान रह जाती है कि एक महान साम्राज्य की राजकुमारी को मुर्गियों को दाना खिलाने का काम दिया जा रहा है। वह जैसे ही उस आंगन के बाड़े में पहुंचती है, वह देखती है कि वहाँ जो मुर्गियां घूम रही हैं, वे कोई साधारण पक्षी नहीं है। वे सब पौराणिक स्प्रिंग स्नो फीनिक्स हैं, ऐसे दिव्य पक्षी जिनकी एक झलक पाने के लिए बड़े बड़े राजा तरसते हैं। वो ये देखकर पूरी तरह से पागल होने की स्थिति में आ जाती है और सोचती है कि यहाँ एक और इंसान पागल हो चुका है। इसी बीच जो के इंपीरियल डायनेस्टी के महल में भारी हड़कंप मच जाता है। एल्डर मो की बची हुई नासन सोल उड़ते हुए महल के दरबार में पहुंचती है और चिल्लाती है कि मुझे बचाओ, सम्राट की रक्षा करो, योर मैजेस्टी, हमें बचाइए।
सम्राट अपने सबसे भरोसेमंद एल्डर की ये हालत देखकर चौंक जाते हैं। वो सिंहासन से खड़े होते हैं और पूछते हैं कि एल्डर मो, ये क्या अनर्थ है? आपकी ये क्या हालत हो गई है? आपकी देह कहाँ है और आप सिर्फ एक नैसन सोल के रूप में वापस क्यों आए हैं? आपके साथ जो प्रिंसेस रूशु गई थी वे कहाँ हैं? एल्डर मो की आत्मा कांपते हुए कहती है कि योर मैजेस्टी, एक बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। हमारी प्रिंसेस रूशु को उस ग्रेट वाइल्डरनेस के इलाके में किसी ने बंधक बना लिया है। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसके पास एक प्राचीन और बेहद खतरनाक विनाशकारी एंशिएंट आर्टिफैक्ट है, जिसका उपयोग करके उसने पल भर में मेरी देह को नष्ट कर दिया। ये सुनकर सम्राट का गुस्सा फूट पड़ता है। वे गुस्से में गरजते हुए कहते हैं कि उस मामूली और पिछड़े ग्रेट वाइल्डरनेस कॉन्टिनेंट के किसी कीड़े की ये हिम्मत कैसे हुई कि वो मुझ झोंझो के सम्राट की इकलौती राजकुमारी का अपहरण कर सके। ये पूरे साम्राज्य का अपमान है। वे तुरंत अपने मंत्रियों को आदेश देते हैं कि शाही फरमान इम्पीरियल डिक्री जारी किया जाए। हमारे पूरे साम्राज्य के सबसे पवित्र और शक्तिशाली स्टारी स्काई को अभी इसी वक्त खोला जाए और वहाँ हमारे राष्ट्रीय खजाने यानी ब्रह्मांड को हिला देने वाले वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग थंडर मिरर को स्थापित करके उसकी शक्तियों को सक्रिय किया जाए। मैं खुद उस जादुई दर्पण की विनाशकारी शक्तियों का उपयोग करके उस पूरे लुओफेंग टाउन को और उस राजकुमारी को पकड़ने वाले राक्षस को बादलों के गड़गड़ाते गड़गड़ाहट और बिजली के प्रहार के नीचे हमेशा के लिए मिटा दूंगा। मैं वहाँ की जमीन को राख बना दूंगा। उधर हमारे में शेरेक्टर के आंगन में फिर से सिस्टम की आवाज गूंजती है। सिस्टम उसे सूचित करता है कि उसका बेसिक टास्क सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। अब सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा 2.0 अपग्रेड शुरू होने वाला है। लेकिन इसके साथ ही सिस्टम एक चेतावनी भी जारी करता है कि इस अपग्रेड की प्रक्रिया के दौरान इस पूरे क्षेत्र में एक भयानक और शक्तिशाली क्षेत्रीय रीजनल थंडरस्टॉर्म आएगा। कृपया अपने स्तर पर लाइटनिंग प्रोटेक्शन के पूरे इंतजाम पहले से ही तैयार कर लें। मैं कैरेक्टर इस चेतावनी को सुनकर आसमान की तरफ देखता है जहाँ काले बादल इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। वो झुंझलाकर कहता है कि ये कैसा अजीब मौसम है। सिर्फ एक मामूली सॉफ्टवेयर या सिस्टम अपग्रेड के लिए इतना बड़ा बिजली का तूफान आने वाला है। वो आंगन में काम कर रही नई लड़की रूशियो को देखता है और चिल्लाता है कि न्यूबी, जल्दी से उठो और भागकर अंदर स्टोर रूम में जाओ। वहाँ कोने में कुछ ब्लैक आयरन रॉड्स पड़ी हुई हैं। उन्हें उठाकर लाओ और इस घर की छत पर कसकर लगा दो। रूशियो उन छड़ों को देखती है और हैरान होकर पूछती है कि युवा मास्टर, ये अजीब सी काली छड़ें क्या हैं? मैं कैरेक्टर कहता है कि क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? ये लैंडमाइंस जैसी सुरक्षा वाली चीजें हैं जिन्हें तुम लाइटनिंग रॉड भी कह सकती हो। क्या तुम सच में नहीं जानती कि ये क्या है? तुम्हारी ये अज्ञानता सच में बहुत डरावनी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार कल यहाँ एक बहुत ही भयंकर और भारी बिजली का तूफान आने वाला है। अगर उस बिजली ने मेरे इस प्यारे घर की छत को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाया तो याद रखना, उसकी मरम्मत का सारा खर्च तुम्हें ही अपनी जेब से चुकाना होगा। तभी आसमान में झोंझों के सम्राट और उनके 3 सबसे शक्तिशाली प्राचीन पूर्वज एंसेस्टर्स अपने उस महान वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग थंडर मिरर के साथ प्रकट होते हैं। पूरा आसमान लाल और नीली बिजलियों से भर जाता है। सम्राट नीचे की तरफ देखकर घमंड से चिल्लाते हैं कि तुम सब ग्रेट वाइल्डरनेस कॉन्टिनेंट के अदने कीड़े मकोड़ो, आज मैं तुम्हारे ऊपर इस वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग लाइटनिंग पनिशमेंट छोड़ने जा रहा हूँ। आज तुम सब और तुम्हारा ये घमंड पूरी तरह से जलकर राख की ढेरी में बदल जाएगा। नीचे आंगन से रूसियू आसमान में अपने पिता को देखती है और रोते हुए चिल्लाती है कि पूज्य पिताजी, ऐसा मत कीजिए। नहीं, आप यहाँ इतनी भयानक इमॉर्टल एनर्जी के साथ मुझे इस राक्षस के चंगुल से बचाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आप तो अपनी ही बेटी को मौत के मुंह में धकेलने का इंतजाम करके आए हैं। कृपया इस हमले को रोक दीजिए। लेकिन सम्राट को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। मैं कैरेक्टर बाहर आता है और आसमान में हो रही इस गड़गड़ाहट को सुनता है। वो कान बंद करते हुए कहता है कि अरे, ये कैसा अजीब तूफान है। सिर्फ बहुत तेज आवाज और गड़गड़ाहट हो रही है, लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं बरस रही है। ऑल थंडर एंड नो रेन। और ये बिजली की आवाज तो ऐसी लग रही है जैसे आसमान में कोई मूर्ख इंसान मेगाफोन लेके जोर जोर से चिल्ला रहा हो। वो रूसी को डांटते हुए कहता है कि न्यूबी, तुम बाहर खड़ी होकर क्या तमाशा देख रही हो? अंदर जाओ। क्या तुमने वे लोहे की छड़ें छत पर सही से लगा दी हैं? क्या वे अंदर पूरी तरह जा चुकी हैं? रूसी कांपते हुए कहती है कि हाँ युवा मास्टर, वे पूरी तरह से अंदर फिक्स हो चुकी हैं। मैं कैरेक्टर आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और सनफ्लावर सीड्स चबाने लगता है। रूसी उसे देखकर सोचती है कि आप मौत के इतने करीब हैं और फिर भी इतनी शांति से बैठकर बीज खा रहे हैं। तभी आसमान से सम्राट चिल्लाते हैं, वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग लाइटनिंग स्ट्राइक। उस दर्पण से एक इतनी विशाल और डरावनी बिजली की बीम निकलती है जो सीधे हमारे मैं कैरेक्टर के घर की तरफ बढ़ती है। लेकिन जैसे ही वो बिजली उस घर की छत पर लगी उन काली लोहे की छड़ों को छूती है, वैसे ही मैं कैरेक्टर के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजती है, डिंग। सिस्टम ने एक अल्ट्रा हाई पावर एक्सटर्नल एनर्जी सिस्टम का पता लगाया है। सुपर फास्ट चार्जिंग मोड सक्रिय कर दिया गया है। अपग्रेड की 30% 50% तक पहुंच चुकी है। मैं कैरेक्टर ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसका जो सिस्टम अपग्रेड बहुत धीमा चल रहा था, वो अचानक इतनी तेजी से कैसे बढ़ने लगा। वो सोचता है कि क्या ये सब हवा में मौजूद उस बिजली की गड़गड़ाहट और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है। उधर आसमान में सम्राट और उनके पूर्वज ये देखकर पूरी तरह सन्न रह जाते हैं। सम्राट चिल्लाते हैं कि ये कैसे संभव है? मेरी इतनी शक्तिशाली वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग बिजली को नीचे छत पर लगे उन मामूली से दिखने वाले काले लोहे के टुकड़ों ने पूरी तरह सोख लिया। हमारे तीनों पूर्वज अपनी पूरी की पूरी प्राइमोर्डियल स्पिरिचुअल पावर को उस दर्पण में झोंक देते हैं और चिल्लाते हैं कि अपनी पूरी ताकत से इसे ब्लास्ट कर दो। लेकिन नीचे सिस्टम की चार्जिंग और तेज हो जाती है। 99%, 100%,
अपग्रेड पूरी तरह सफल हो जाता है और उस अत्यधिक ऊर्जा के कारण आसमान में मौजूद वो राष्ट्रीय खजाना वो थंडर मिरर अचानक बीच से तड़क जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सम्राट और उनके पूर्वज आसमान से सीधे नीचे जमीन पर आ गिरते हैं। मैं कैरेक्टर बाहर आता है और अपने आंगन के बाहर बिखरे हुए मलबे को देखता है। वो गुस्से में चिल्लाता है कि नहीं, मेरा राष्ट्रीय खजाना जैसा सुंदर आंगन, धत तेरे की। ये निश्चित रूप से तुम जैसे अमीर और बिगड़े हुए बाप के वीआईपी किड्स ही हो जो इस तरह की लग्जरी गाड़ियां लेकर दिन दहाड़े घूमते हो और मेरे घर के ठीक सामने इस तरह कंस्ट्रक्शन का कचरा और मलबे कंस्ट्रक्शन डिब्रिस का ढेर लगा देते हो। तुमने मेरे घर के सामने की इस खूबसूरत उपजाऊ जमीन को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। वो जोर से आवाज लगाता है, ओल्ड झाओ डाचुई, जल्दी यहाँ आओ। इन चारों बूढ़े गुंडों और बदमाशों को जो यहाँ इस तरह खुलेआम कचरा फैला रहे हैं और लिटरिंग कर रहे हैं, इन्हें रस्सियों से अच्छी तरह से बांध दो और जब इन सब होश वापस आए तो इनसे कहना कि इन्हें सजा के तौर पर मेरे घर के सामने की इस पूरी जमीन को खोदकर बराबर करना होगा ताकि ये अपने इस अपराध का कर्ज चुका सकें। सम्राट जब होश में आते हैं और खुद को बंधा हुआ पाते हैं तो वे गुस्से में चिल्लाते हैं कि उफ, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझ जैसे महान सम्राट को इस मामूली रस्सी से बांध सको। तभी पास में खड़ी उनकी बेटी रूसियो भाग कर आती है और कहती है कि पूज्य पिता सम्राट, प्लीज चिल्लाना बंद कीजिए और अपना मुंह बंद रखिए। हमारी वो खतरनाक बिजली यहाँ पूरी तरह चकनाचूर हो चुकी है। अब हम सब यहाँ इस युवा मास्टर के अधीन हैं और उनके घर के छोटे मोटे काम कर रहे हैं। लाओ झाओ भी वहाँ आ जाता है और कहता है कि ओल्ड आदमी, अपनी आवाज को थोड़ा धीमा रखो। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी इस चिल्लाहट से हमारे युवा मास्टर की दोपहर की नैप में कोई खलल पड़ जाए। याद रखना, इस लुओफिंग टाउन में चाहे तुम कितने भी बड़े राजा या ड्रैगन क्यों न हो, तुम्हें यहाँ आकर दुम दबाकर ही बैठना होगा। तभी सम्राट देखते हैं कि त्योंगसन होलीलैंड के प्रतिष्ठित सेक्ट मास्टर झाओ वूजी वहाँ झाड़ू लगा रहे हैं। वे हैरान होकर कहते हैं कि झाओ वूजी, तुम इतने बड़े संप्रदाय के मालिक होकर यहाँ एक साधारण नौकर की तरह जमीन साफ कर रहे हो। लाओ झाओ गर्व से मुस्कुराता है और कहता है कि हाँ, मैं अब युवा मास्टर के सीधे आदेशों के तहत काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ का चीफ स्वीपर हूँ। अब हम अगले सीन में देखते आए हैं कि मैं कैरेक्टर सम्राट के पास आता है और बड़े ही शांत लहजे में कहता है कि बूढ़े आदमी, तुम अपनी इतनी बड़ी लग्जरी गाड़ी लेकर यहाँ आए और चारों तरफ कचरा फैला दिया, लेकिन मैं कोई धोखेबाज इंसान नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ कोई स्कैम नहीं करूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ एक छोटी सी जिम्मेदारी दे रहा हूँ। तुम इस घर के बाहर की जो 2/10 ऑफ एन एकड़ है उसकी अच्छे से गुड़ाई करोगे और मिट्टी को ढीला करोगे। अगर तुमने शाम होने से पहले ये काम पूरा नहीं किया तो तुम्हें आज रात का खाना नहीं मिलेगा। सम्राट जो अभी तक गुस्से में थे, वे लाओ झाओ और अपनी बेटी की हालत देखकर समझ जाते हैं कि भलाई इसी में है। वे कहते हैं कि ठीक है, मैं ये काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ, मुझे इसमें खुशी होगी। मैं कैरेक्टर उन्हें एक बड़ी सी बोरी देता है और कहता है कि जब तुम इस जमीन को खोद रहे हो तो इस बोरी में रखी खाद को भी मिट्टी के अंदर अच्छे से मिला देना, लेकिन याद रखना ये सामान बहुत ही तेज और शक्तिशाली है। काम करते समय ध्यान रखना कि ये तुम्हारी आंखों में न चला जाए, वरना बहुत जलन होगी। मैं कैरेक्टर वहाँ से चला जाता है। सम्राट जैसे ही उस बोरी को खोलते हैं उसमें से एक इतनी अलौकिक और पवित्र खुशबू निकलती है कि उनके पूरे शरीर के घाव पल भर में ठीक हो जाते हैं। सेक्ट मास्टर लाओ झाओ उस खुशबू को सूंघते ही चिल्लाते हैं कि ये कोई मामूली खाद नहीं है, ये तो पौराणिक क्रिएशन लाइफ जेनरेटिंग सॉइल है जिसे साक्षात ट्रू ड्रैगन बोन मैरो और 9 हेवंस ब्रेथ सॉइल को मिलाकर रिफाइन किया गया है। इसकी सिर्फ एक छोटी सी बूंद या एक दाना किसी भी मरे हुए इंसान को दोबारा जीवित कर सकता है और किसी भी गंभीर से गंभीर घाव को तुरंत भर सकता है। ये कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे सर्वोच्च और अंतिम अमृत है। सम्राट ये सुनकर दंग रह जाते हैं और कहते हैं कि क्या क्रिएशन लाइफ जनरेटिंग सॉइल। वो तुरंत आगे बढ़कर उसे सूंघने लगते हैं। लाओ झाओ गुस्से में उन्हें धक्का देते हैं और कहते हैं कि ओल्ड एम्परर, दूर हटो। ये वो काम है जो युवा मास्टर ने विशेष रूप से मुझे और तुम्हें सौंपा है। जो कोई भी इसे मुझसे छीनने की कोशिश करेगा मैं उससे अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। तभी आसमान में एक और बहुत बड़ी हलचल होती है। एक अत्यंत प्राचीन और शक्तिशाली अमर हस्ती जिनका नाम ओल्ड मैन फूका है, वे आसमान में प्रकट होते हैं। वे पिछले 5000 सालों से एसेंशन स्टेज के बिल्कुल शिखर पीक पर फंसे हुए हैं और अमरता की प्राप्ति के लिए तड़प रहे हैं। वे जैसे ही नीचे देखते हैं वे चिल्लाते हैं कि ये आभा मंडल, ये तो बाउंडलेस दाओ किंगडम की ऊर्जा है। इतनी पवित्र और दिव्य वस्तु इस तुच्छ पृथ्वी पर कैसे आ सकती है। वे देखते हैं कि नीचे हमारा मैं कैरेक्टर बड़े ही आराम से एक लाल रंग का टमाटर टोमेटो खा रहा है जो असल में एक वूजीदाओ फ्रूट है। फूका चिल्लाते हैं कि इस फल का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर कोई महायाना स्तर का कल्टिवेटर खा ले तो उसका शरीर उस असीम ऊर्जा को संभाल नहीं पाएगा और वो धमाके के साथ मर जाएगा। लेकिन ये युवक इसे किसी मामूली स्नैक की तरह खा रहा है। फूका अपनी पूरी ताकत के साथ नीचे उतरते हैं और कहते हैं कि आज मेरी 12,000 साल की तपस्या पूरी होने वाली है। मैं आज इस फल को पाकर अमर हो जाऊंगा। वे नीचे आते हैं और सीधे मैच कैरेक्टर के हाथ से वो टमाटर छीन लेते हैं। मैच कैरेक्टर हैरान होकर उन्हें देखता है और कहता है कि अरे बूढ़े आदमी, तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने इस टमाटर को मेरे हाथ से छीन लिया और इसे बिना धोए ही खाने लगे। क्या तुम्हें थोड़ी सी भी घिन नहीं आती? कितना गंदा तरीका है ये। फूका घमंड से चिल्लाते हैं कि तुम्हारी ये मजाल, मैं पिछले कई हजार सालों से इस दुनिया का सबसे बड़ा कल्टीवेटर हूँ।
आज मैं इसे खाकर ही दम लूंगा। मैं कैरेक्टर अपना सिर हिलाता है और सोचता है कि आजकल के इन कल्टीवेटर्स को जरा सी भी तमीज और शिष्टाचार मैनर्स नहीं सिखाया जाता। ये सीधे आते हैं और एक गरीब किसान की उगाई हुई सब्जियां चुराने लगते हैं। वो देखता है कि फूका जो टमाटर खा रहे हैं वो बहुत तीखा और गर्म हो सकता है क्योंकि वो ताज़ा था। मैं कैरेक्टर कहता है कि अरे ये टमाटर बहुत गर्म है, लाओ मैं इसे तुम्हारे लिए थोड़ा ठंडा कर देता हूँ। वो पास में रखी हुई सब्जी धोने वाली पानी की बाल्टी उठाता है और वो पानी सीधे फूका के ऊपर डाल देता है। जैसे ही वो पानी फूका के शरीर को छूता है, उनके अंदर का सारा घमंड और उनकी सारी असीम जादुई शक्तियाँ एक सेकंड में पूरी तरह गायब हो जाती हैं। उनकी पूरी कल्टीवेशन सील हो जाती है। वे जमीन पर गिर जाते हैं और हांफते हुए चिल्लाते हैं कि नहीं, ये मुमकिन नहीं है, ये सब कुछ झूठा और नकली है। मैंने पिछले 12,000 सालों तक इतनी कठोर साधना की है और मैं इस युवक के द्वारा फेंके गए सब्जी धोने वाले साधारण पानी के एक छींटे को भी सहन नहीं कर पाया। मेरी पूरी शक्ति खत्म हो गई। तभी आसमान में एक और अजीब नजारा दिखता है। आसमान के ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ी आंख खुलती है जिसे आई ऑफ द हेवनली डाव कहा जाता है। दोपहर का समय है लेकिन आसमान में अचानक 2 सूरज दिखाई देने लगते हैं जिससे बहुत तेज गर्मी होने लगती है। मैं कैरेक्टर ऊपर देखता है और गुस्से में चिल्लाता है कि अरे दोपहर के समय ये आसमान में क्या अजीब सी चीजें झूल रही हैं। आसमान में 2-2 सूरज चमक रहे हैं। क्या मेरे घर का बाथरूम हीटर अचानक जीवित हो गया है और आसमान में जाकर बैठ गया है? इस तेज गर्मी की वजह से मेरी सारी हरी सब्जियां और फसलें जलकर बर्बाद हो रही हैं। तुम्हें इस नुकसान का पूरा हर्जाना देना होगा। वो आसमान की तरफ देखकर जोर से चिल्लाता है कि अगर तुम्हें बारिश करनी है तो जल्दी से बारिश करो, और अगर तुम्हारे बस का बारिश करना नहीं है तो यहाँ से तुरंत दफा हो जाओ। यहाँ खड़े होकर फालतू में मेरा टॉयलेट मत घेरो। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकलते हैं, आसमान में मौजूद वो पवित्र आई ऑफ द हेवनली डाव डर के मारे थर थर कांपने लगती है। वो तुरंत एक बहुत बड़े काले बादल में बदल जाती है और धीरे धीरे नीचे आकर मैं कैरेक्टर के वेजिटेबल गार्डन के ऊपर तैरने लगती है। लाओ झाओ ये सब देखकर श्रद्धा से रोने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे अब पूरी तरह से समझ आ गया है। हम सब जो स्वर्ग में बड़े बड़े दावों और शक्तियों के लिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, वो सब पूरी तरह से समय की बर्बादी थी। असली सर्वोच्च शक्ति और ज्ञान किसी तलवार या आसमान में नहीं है, बल्कि वो तो इस पवित्र मिट्टी में है, वसंत ऋतु की बुआई में है और शरद ऋतु की फसल की कटाई में है। हमारे दैनिक जीवन की इन छोटी मोटी चीजों में ही असली ज्ञान छिपा है। प्रकृति के नियमों का सरलता से पालन करना ही ट्रू पैथ टू सिंप्लिसिटी है। मैं कैरेक्टर अपने आंगन में काम कर रहे उन चारों बूढ़े मजदूरों को देखता है और मन ही मन बहुत खुश होता है। वो सोचता है कि चलो कुछ भी कहो, लेकिन मेरे पास मुफ्त में काम करने वाले ये 4 बेहतरीन मजदूर फ्री लेबरर्स आ गए हैं। ये बुरा सौदा नहीं है। मुझे कल सुबह उठकर अपने खेतों में कुछ हरी स्कॉलिंस लगानी होगी। तभी वो पीछे देखता है जहाँ वांग डाचुई और सम्राट जमीन खोद रहे हैं। मैं कैरेक्टर डाचुई को डांटते हुए कहता है कि हैमर, तुम्हारी ये घास उखाड़ने और जमीन साफ करने की रफ्तार बहुत ही घटिया है। देखो इस लाओ झाओ ने आज सुबह से ही 3 बड़े प्लॉट्स को पूरी तरह से खोदकर मिट्टी को आटे से भी ज्यादा बारीक बना दिया है। लाओ झाओ गर्व से अपनी छाती फुलाकर कहते हैं कि युवा मास्टर, मुझे पूरा यकीन है कि इस महीने का एक्सीलेंट एम्प्लॉई सर्टिफिकेट निश्चित रूप से मुझे ही मिलेगा। और युवा मास्टर ने मुझसे वादा किया है कि जो कोई भी इस महीने सबसे अच्छा काम करेगा उसे आज रात के खाने में एक एक्स्ट्रा फ्रीड एग इनाम में मिलेगा। डाचुई गुस्से में चिल्लाता है कि ये सब बकवास है। कल जब मैं पिछले आंगन में वो तलवार जैसी घास उखाड़ रहा था, तब मैंने उस दर्द और संघर्ष के बीच ब्रह्मांड की सबसे सर्वोच्च तलवार की भावना सुप्रीम सोर्ड इंटेंट को हासिल किया है। अब मेरे इन हाथों में सोने को भी काट देने की शक्ति है। मैं हवा की रफ्तार से घास उखाड़ सकता हूँ, इसलिए वो फ्राई एग और वो सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तुम दोनों इसके लायक नहीं हो। तभी पास खड़ा वो प्राचीन जानवर जो सुअर के रूप में था, वो भी अपनी आवाज निकालता है। डाचुई कहता है कि देखो, लॉर्ड टाउटी भी मेरी बात से सहमत हैं। उनके दांत आज सुबह ब्रश करने के बाद इतने सफेद चमक रहे हैं जैसे कोई असली पन्ना हो। आज रात का अंडा तो निश्चित रूप से मुझे ही मिलेगा। मैं कैरेक्टर घर के अंदर से चिल्लाता है कि तुम सब सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्या तुम सब मिलकर एक सीधे साधे इंसान को चैन की नींद भी नहीं सोने दोगे? शांत हो जाओ और थोड़ा ब्रेक लो। जब तक वो नई लड़की जी रक्षु हमारे लिए नाश्ता तैयार नहीं कर लेती, तब तक कोई भी मुझे परेशान नहीं करेगा। तभी मैं कैरेक्टर के दिमाग में फिर से सिस्टम की घंटी बजती है। डिंग। सिस्टम ने ये पता लगाया है कि होस्ट के पास अब 4 अत्यंत उच्च स्तरीय और टॉप टियर फार्म हैंड्स आ चुके हैं। आपका ये छोटा सा फार्म अब एक बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित आकार लेने लगा है। लेकिन एक फार्म का मालिक होकर क्या आप जीवन भर सिर्फ खेतों में सब्जियां ही उगाते रहेंगे? नहीं, आपके फार्म का कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होना बेहद जरूरी है। सिस्टम तुरंत अपना नया निर्देश जारी करता है। सिस्टम 3.0 प्री रिक्विजिट टास्क जारी किया जाता है। एक्वाकल्चर एंड इंडस्ट्री। कृपया अपने घर के पिछले आंगन में एक बहुत बड़ा मछली का तालाब फिश पॉन्ड खोदें, जिसका कुल क्षेत्रफल कम से कम 100 वर्ग मीटर 100 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, और तालाब तैयार होने के बाद उसमें मछली के फिश फ्राई डालें। इस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने पर आपको इनाम के तौर पर एक ऐसी जादुई मछली पकड़ने वाली छड़ी फिशिंग रॉड मिलेगी जो दुनिया की सीमाओं को पार करके किसी भी आयाम से मछली पकड़ सकती है और लॉज ऑफ स्पेस को पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकती है।
मैं कैरेक्टर उस टूटी हुई शॉवल को देखता है जो सिस्टम ने उसे दी है और गुस्से में चिल्लाता है कि तुम एक घटिया और टूटे हुए सिस्टम हो। क्या तुम्हारे अंदर रत्ती भर भी इंसानियत नहीं बची है? इस पिछले आंगन की जमीन किसी फौलाद और पत्थर जितनी सख्त है और तुम चाहते हो कि मैं इस मामूली सी टूटी हुई फावड़ी की मदद से अकेले 100 वर्ग मीटर का इतना गहरा गड्ढा खोदूं? क्या तुम मुझे काम के बोझ से मारकर ही दम लोगे? वो अपने उन 4 बूढ़े मजदूरों को देखता है जो खेतों में काम करने में तो बहुत माहिर हैं, लेकिन वे सब केवल अपनी शारीरिक ताकत का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मैं उन चारों से भी कहूँ कि वे इस फौलाद जैसी जमीन को खोदकर 100 वर्ग मीटर का तालाब बनाएं, तो निश्चित रूप से अगला साल आ जाएगा, लेकिन ये तालाब पूरा नहीं होगा। वो अफसोस जताते हुए कहता है कि उफ, ये तो सरासर बर्बादी है। मुझे कल उस उड़ने वाली गाड़ी के मलबे को कबाड़ वाले को इतनी जल्दी नहीं बेचना चाहिए था। अगर वो जादुई पहिया आज मेरे पास होता तो मैं उसका उपयोग एक बड़े एक्सकेवेटर यानी खुदाई करने वाली एक्सकवेटर की तरह कर सकता था और मेरा काम बहुत आसान हो जाता। इसी समय इमॉर्टल रियम के सबसे ऊंचे बादलों के बीच एक बहुत ही शक्तिशाली और घमंडी अमरदेव, जिन्हें इमॉर्टल वेनरेबल कहा जाता है, वे नीचे पृथ्वी की तरफ देख रहे होते हैं। वे गुस्से में अपनी मूंछों पर ताव देते हैं और कहते हैं कि उस निचले संसार के तुच्छ प्राणियों की यह मजाल, आखिर किस फॉरबिडन टेक्निक ने स्वर्ग के पवित्र कार्यों और नियमों में इतनी बड़ी बाधा डाली है, जो कोई भी स्वर्ग के काम में दखल देने और मेरे अमरलोक के आदेशों को चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है। आज मैं इमॉर्टल वेनरेबल खुद अपनी पूरी दिव्य शक्ति के साथ नीचे उतरूंगा। मैं अपने धर्म रूप धर्माफॉर्म का एक बहुत बड़ा होलोग्राफिक प्रोजेक्शन नीचे भेजूंगा, जो उस अज्ञानी चींटी जैसे इंसान को कुचल कर रख देगा, और इसके साथ ही मैं उस निचले मॉर्टल रियल्म के सारे नियमों को दोबारा से रीशेप कर दूंगा। उधर नीचे पिछले आंगन में हमारा मैं कैरेक्टर अपनी उस फावड़ी को जमीन पर जोर से मारता है, लेकिन जमीन से चिंगारियां निकलती हैं। वो चिढ़कर कहता है कि धत तेरे की, ये जमीन इतनी ज्यादा सख्त क्यों है? क्या इन लोगों ने इस मिट्टी के नीचे असली लोहे और स्टील प्लेट्स दबा कर रखी हैं? तभी लाओ, झाओ और बाकी मजदूर अचानक आसमान की तरफ देखते हैं और उनके चेहरे पर एक ऐसा खौफ छा जाता है जो उन्होंने आज तक महसूस नहीं किया था। वे सब थर थर कांपने लगते हैं। लाओ, झाओ कांपती आवाज में कहता है कि ये कैसा भयानक और असीम आभा मंडल है। ये ऊर्जा तो असेंशन स्टेज के सर्वोच्च शिखर को भी बहुत पीछे छोड़ चुकी है। ये निश्चित रूप से स्वर्ग से किसी सच्चे अमरदेव ट्रू इमॉर्टल का नीचे आगमन हो रहा है। तभी आसमान के बादल फट जाते हैं और इमॉर्टल वेनरेबल का एक विशाल सोने की तरह चमकता हुआ थर्माफॉर्म नीचे की तरफ बढ़ने लगता है। उसमें से इतनी तेज रोशनी निकल रही होती है जैसे आसमान में सैकड़ों बड़ी गाड़ियां अपनी पूरी हेडलाइट्स जलाकर आ रही हों। मैं कैरेक्टर ऊपर देखता है और तेज रोशनी की वजह से अपनी आंखें बंद करते हुए गुस्से में चिल्लाता है कि अरे, तुम कौन बेवकूफ इंसान हो? सुबह सुबह इतनी तेज होलोग्राफिक प्रोजेक्शन लेकर और इतनी चमकदार हेडलाइट्स जलाकर लोगों के घरों के ऊपर क्यों घूम रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर रत्ती भर भी पब्लिक डिसेंसी और कॉमन सेंस नहीं है? तुम दूसरों के निजी जीवन में बाधा डाल रहे हो। वो उस विशालकाय चमकते हुए प्रोजेक्शन को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखता है और उसके दिमाग में एक बहुत ही शातिर और अनोखा विचार आता है। वो मुस्कुराते हुए खुद से कहता है कि अरे रुको, ये जो आसमान से नीचे आ रहा प्रोजेक्शन है, ये देखने में बहुत ही भारी और मजबूत लग रहा है और इसकी रफ्तार भी बहुत तेज है। जब ये इतनी ऊंचाई और इतनी स्पीड से सीधे नीचे इस सख्त जमीन पर आकर टकराएगा, तो इसके इम्पैक्ट की वजह से यहाँ जमीन पर एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा बन जाना चाहिए। उधर आसमान में इमॉर्टल वेनरेबल उस युवक की बातें सुनकर जोर से हंसते हैं और घमंड से गरजते हुए कहते हैं कि एक मामूली मॉडल इंसान के हाथ में पकड़े हुए लोहे के ये छोटे मोटे औजार भला मुझ जैसे महान अमर देव के दिव्य शरीर को क्या नुकसान पहुंचाएंगे? तुम्हारी ये सोच सच में बहुत ही शर्मनाक और हास्यास्पद है। मरो। वे अपनी पूरी रफ्तार से सीधे मैं कैरेक्टर के ठीक सामने की उस सख्त जमीन की तरफ डाइव लगाते हैं, लेकिन जैसे ही उनका वो विशाल दिव्य शरीर नीचे जमीन को छूता है, वहाँ कोई जादुई चमत्कार नहीं होता, बल्कि हमारे मैं कैरेक्टर के पावन आंगन की अदृश्य शक्तियों के कारण उनका वो सारा अमर कवच और दिव्य ऊर्जा पल भर में बिखर जाती है। उनका वो भारी शरीर सीधे उस फौलाद जैसी जमीन से इतनी जोर से टकराता है कि वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धूल का एक विशाल गुबार उड़ता है। इमॉर्टल वेनरेबल का वो घमंडी धर्म रूप उस टक्कर को सहन नहीं कर पाता और उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वे चिल्लाते हैं कि ये कैसे संभव है, ये कौन सा जादुई हथियार है, और उनकी आत्मा वहीं नष्ट हो जाती है। जब धूल शांत होती है तो मैं कैरेक्टर आगे बढ़कर देखता है। वहाँ जमीन पर एक बहुत ही सुंदर, गहरा और बिल्कुल गोल 100 वर्ग मीटर का एक विशाल गड्ढा बन चुका होता है। मैं कैरेक्टर बेहद खुश होकर अपनी कुदाल को हवा में लहराता है और कहता है कि बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। इस होलोग्राफिक प्रोजेक्शन का जो फिजिक्स डिस्ट्रक्शन इंजन था, वो सच में बहुत ही रियलिस्टिक और कमाल का था। इसने जो यहाँ गड्ढा बनाया है वो मेरे मछली के तालाब के लिए बिल्कुल परफेक्ट और सही आकार का है। अब मुझे खुद अपने हाथों से इतनी कड़ी मेहनत करके इस तालाब को खोदने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा काम मुफ्त में हो गया। वो तुरंत पीछे मुड़ता है जहाँ लाओ, छाओ, हैमर और बाकी मजदूर डर के मारे जमीन पर मरे हुए लोगों की तरह पड़े हुए थे। मैं कैरेक्टर चिल्लाकर कहता है कि अरे ओल्ड झाओ, हैमर,
तुम सब वहाँ मरे हुए होने का नाटक करना बंद करो और जल्दी से खड़े हो जाओ, भाग कर जाओ और घर के पास रखे हुए वे बड़े बड़े वाटरिंग कैंस उठा लाओ और इस पूरे गहरे गड्ढे को साफ और ठंडे पानी से ऊपर तक भर दो। हमारा मछली का छाव और हैमर कांपते हुए खड़े होते हैं और पानी की बाल्टियां भरने लगते हैं। कुछ देर बाद मैं कैरेक्टर अंदर से आवाज लगाता है कि ओल्ड छाव, हैमर, क्या वो पूरा गड्ढा पानी से भर चुका है? लेकिन डर के मारे उनके मुंह से कोई जवाब नहीं निकलता। वे दोनों मन ही मन रो रहे होते हैं। लाओ, झाओ कहता है कि हे भगवान, ये तो सरासर बर्बादी है। जिस पानी को युवा मास्टर इस गड्ढे में भरने के लिए कह रहे हैं वो कोई साधारण पानी नहीं है। वो तो साक्षात 9 हेवन स्पिरिट स्प्रिंग का पवित्र जादुई जल है। इसकी सिर्फ एक छोटी सी बूंद के लिए पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड आपस में खून की नदियां बहाने के लिए तैयार रहता है। और हमारे युवा मास्टर इस अनमोल खजाने का उपयोग यहाँ सुअरों के बाड़े के पास मछलियां पालने के लिए एक मामूली पानी का गड्ढा वाटर पिट भरने के लिए कर रहे हैं। हैमर उसे समझाते हुए कहता है कि तुम चुप रहो, तुम क्या जानो? इसे ही तो एक बहुत ही महान और विजन ऑफ ए ग्रेट बीइंग कहा जाता है। हम जिसे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा खजाना समझ रहे हैं वो हमारे युवा मास्टर की दिव्य नजरों में सिर्फ मछलियां पालने का एक साधारण सा पानी का गड्ढा है। अब ये तालाब पूरी तरह से भर चुका है। मैं कैरेक्टर बाहर आता है और उस भरे हुए तालाब को देखता है। वो थोड़ा उदास होकर अपना सिर खुजलाता है और कहता है कि तालाब तो बन गया और पानी भी पूरा भर गया है, लेकिन इसे देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर अभी भी कुछ अधूरा है, कोई चीज मिसिंग है। ये पूरी तरह से खाली खाली लग रहा है। वो अपने हाथ में पकड़ी हुई उस मछली पकड़ने वाली छड़ी फिशिंग रॉड को देखता है जो उसे सिस्टम से इनाम में मिली थी। वो चिढ़कर बड़बड़ाता है कि मुझे सच में ऐसा लगता है कि ये जो सिस्टम मुझे मिला है ये किसी कबाड़ खाने या कबाड़ बाजार जंकयार्ड से उठाकर लाया गया है। ये हमेशा टूटी फूटी चीजें ही देता है। वो थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है कि चलो कोई बात नहीं, जो है उसी से काम चला लेता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि आज सुबह जब मैं सामने के आंगन में खेती के लिए जमीन खोद रहा था तब मुझे मिट्टी के नीचे से कुछ बहुत ही बड़े और मोटे अर्थवर्म्स मिल गए थे। मैं आज उन्हीं केंचुओं का इस्तेमाल मछली पकड़ने के बेट के रूप में करूंगा और मैं यहाँ घर के तालाब में नहीं बल्कि इस शहर के बाहर जो खूबसूरत लोफिंग रिवर बहती है, मैं आज वहाँ के सबसे प्रसिद्ध फिशिंग स्पॉट पर जाकर शांति से बैठूंगा और मछलियाँ पकड़ूंगा। अगर मुझे वहाँ कोई छोटी क्रूशन कार्प मछली मिली तो मैं उसे लाकर अपने इस नए तालाब में डाल दूंगा। इसी दौरान उस नदी के बहुत ही गहरे और गुप्त पानी के अंदर एक बहुत ही प्राचीन और भयानक जलीय जीव अपनी आंखें खोलता है। वो असल में एक विशाल और शक्तिशाली ड्रैगन है जो पिछले कई हजार सालों से उस नदी की गहराइयों में छुपा हुआ था। आज उसकी साधना पूरी हो चुकी है। वो पानी के अंदर अपनी विशाल पूंछ हिलाता है जिससे नदी में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं। वो मन ही मन बहुत घमंड के साथ चिल्लाता है कि आज मेरी हजारों सालों की कठोर कल्टीवेशन अंततः अपने परफेक्शन पर पहुंच चुकी है। आज मैं संसार की सभी दिव्य सीमाओं और सेलेस्टियल बैरियर्स को हमेशा के लिए तोड़ दूंगा और यहाँ से सीधे स्वर्ग के दिव्य लोक में प्रवेश करके उस सुप्रीम पोजीशन ऑफ द ड्रैगन गॉड के सिंहासन को हासिल करूंगा। इस पूरे ब्रह्मांड और सभी आयामों में भला ऐसा कौन सा योद्धा या भगवान पैदा हुआ है जो आज मुझ महान ड्रैगन को आगे बढ़ने से रोक सके? कोई नहीं। लेकिन तभी आसमान से पानी के अंदर एक बहुत ही अजीब सी चीज नीचे गिरती है। वो ड्रैगन ऊपर देखता है तो उसे एक बहुत ही पुरानी टूटी फूटी और मामूली ब्रोकन स्ट्रॉ रोप दिखाई देती है जिसके नीचे एक बहुत ही साधारण और मोटा केंचुआ लगा हुआ है जिसे वो एक मामूली लोअर रियल्म अर्थ ड्रैगन समझ लेता है। नदी की असीम गहराइयों में छुपा हुआ वो विशाल ड्रैगन पूरी तरह से घबरा जाता है। वो चिल्लाता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। ये कैसा भयानक और फॉरबिडन मैजिक वेपन है जिसने बिना किसी चेतावनी के मेरी पूरी की पूरी कल्टीवेशन को एक झटके में पूरी तरह सील कर दिया है। मेरी हजारों सालों की मेहनत पल भर में गायब हो गई। उधर नदी के किनारे बैठा हुआ हमारा मैं कैरेक्टर अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लेता है और जोर से मुस्कुराते हुए चिल्लाता है कि हाँ, अरे वाह, आज तो मेरे हाथ बहुत बड़ी मछली लगी है। ये पानी के अंदर जिस तरह से खिंचाव पैदा कर रही है उससे मुझे साफ महसूस हो रहा है कि ये निश्चित रूप से कई दसियों किलोग्राम वजन वाली एक बहुत ही जायंट क्रूशन कार्प मछली है। ये बहुत ही जायंट ग्रास कार्प भी हो सकती है। पानी के अंदर फंसा हुआ वो ड्रैगन गुस्से से तिल मिला जाता है। वो अपने विशाल पंजों को हिलाते हुए गरजता है कि मैं इस पूरे अमरलोक यानी इमॉर्टल रियम का इकलौता और सबसे शक्तिशाली अधिपति हूँ। मैं साक्षात 5 क्लॉड गोल्डन ड्रैगन किंग हूँ। तुम्हारी यह धृष्टता कैसे हुई कि तुम मुझ महान ड्रैगन किंग को एक मामूली ग्रास कार्प मछली पकड़ने वाले चारे की तरह इस्तेमाल कर रहे हो और मुझे फंसा रहे हो? तुम्हारी मौत अब मेरे हाथों तय है, मरो। लेकिन उसकी यह गर्जना पानी के अंदर ही दबी रह जाती है। साक्षात ड्रैगन किंग को अपनी दिव्य शक्तियों के साथ डिवाइन रियल में प्रवेश करने और अमर होने से ठीक 1 सेकंड पहले हमारे मैं कैरेक्टर की एक बेहद साधारण टूटी फूटी मछली पकड़ने वाली लाइन ने पूरी तरह दबोच लिया। मैं कैरेक्टर अपनी पूरी शारीरिक ताकत लगाकर उस छड़ी को ऊपर की तरफ खींचता है और एक जबरदस्त छपाक की आवाज के साथ वो जीव पानी से बाहर आकर सीधे जमीन पर गिर जाता है। मैं कैरेक्टर आगे बढ़कर उसे देखता है और थोड़ा हैरान होकर कहता है कि अरे बाप रे, ये कैसी अजीब मछली है। इसके तो बकायदा पैर और क्लॉज भी बने हुए हैं। जमीन पर गिरा हुआ वो ड्रैगन किंग गुस्से में तड़पते हुए चिल्लाता है कि ओ मामूली मॉर्टल, तुम्हारी ये मजाल कि तुमने मुझ पर ऐसे घटिया और नीच हथकंडे अपनाए। मैं तुम्हें इस गुस्ताखी की इतनी भयानक कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा कि तुम कांप उठोगे। लेकिन हमारा मैं कैरेक्टर उसकी इस धमकी को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। वो उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और अपना सिर हिलाते हुए कहता है कि अच्छा,
तो बात यह है कि ये कोई ग्रास कार्प मछली नहीं है, बल्कि ये तो एक अजीब सी दिखने वाली मुटेटेड लोच यानी एक अजीब सी म्यूटेट हुई बाम मछली है। वो थोड़ा सोचता है और कहता है कि चलो कोई बात नहीं, एक बाम मछली भी चलेगी। हालांकि ये आकार में इतनी बड़ी नहीं है कि मैं इससे बहुत स्वादिष्ट उबली हुई मछली बॉइल्ड फिश बना सकूं, लेकिन ये मेरे पिछले आंगन के नए मछली के तालाब में रखने के लिए एक बहुत ही सुंदर सजावटी मछली ऑर्नामेंटल फिश के रूप में बिल्कुल सही रहेगी। वो तालाब के पास आता है जहाँ वांग हमर खड़ा हुआ था। मैं कैरेक्टर कहता है कि हैमर, आज से इस मछली के तालाब की पूरी देखरेख और नियंत्रण तुम्हारे हाथों में है। याद रखना कि तुम्हें इस म्यूटेटेड लोच को जिंदा रखने के लिए रोजाना इसमें हमारे रसोई घर की कुछ सड़ी गली रॉटन वेजिटेबल लीव्स फेंकनी होंगी, ताकि ये इन्हें खाकर आराम से तालाब में तैरती रहे। जैसे ही वो ड्रैगन किंग उस 9 हेवन स्पिरिट स्प्रिंग से भरे हुए तालाब के पानी में गिरता है, वैसे ही दूर कोने में पड़े हुए उस मृतप्राय अमर देव यानी इमोर्टल वेनरेबल की आत्मा ये सब देखकर चौंक जाती है। वो मन ही मन चिल्लाती है कि क्या ये युवा मास्टर सच में पागल है। इन्होंने साक्षात इमोर्टल्स फॉर ड्रैगन किंग को पकड़कर यहाँ एक साधारण तालाब में मछलियां पालने की तरह डाल दिया है। लेकिन फिर वो मुस्कुराता है और सोचता है कि स्वर्ग सच में मेरे साथ है। महान ड्रैगन, मैं यहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि तुम जल्दी से इस पवित्र जादुई पानी को अपने अंदर सोख लो, जिससे मेरी भी खोई हुई इमोर्टल वेनरेबल स्टार की शक्तियाँ और कल्टीवेशन पूरी तरह से रिस्टोर हो जाए। एक बार जब मुझे मेरी शक्तियाँ वापस मिल गयी तो मैं निश्चित रूप से इस छोटे से तुच्छ संसार को अपनी असली महिमा और भयानक शक्ति का एहसास करा दूंगा। तभी उस तालाब के किनारे एक और बहुत ही भयानक प्राचीन जीव प्रकट होता है। जहाँ उसे देखते ही डर के मारे कांपने लगते हैं। वो कोई साधारण जीव नहीं है, वो इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे पहला और प्राचीन क्रूर जानवर है, जिसे डिवोरिंग हेवन एओथियन कहा जाता है। वो तालाब के पानी की तरफ देखता है और अपनी जीभ निकालता है। वो ड्रैगन किंग और उस अमर देव की आत्मा को घूरते हुए ऐसे आगे बढ़ता है जैसे वे दोनों उसके लिए दोपहर के छोटे मोटे स्नैक्स हों। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि सामने के आंगन में खेती का काम चल रहा है। सम्राट, जो कि अब एक साधारण खेत मजदूर की तरह काम कर रहे हैं, वे हाथ में फावड़ा लेकर जमीन खोद रहे हैं। लेकिन तभी वांग डाचुई उनके पास आता है और बहुत ही घमंडी लहजे में कहता है कि ओल्ड मास्टर हुआंग, तुम्हारी ये जमीन खोदने और गुड़ाई करने की मुद्रा होइंग पोस्चर पूरी तरह से गलत है। तुम्हें मिट्टी खोदते समय अपनी पीठ के बजाय अपनी पूरी वेस्ट फोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। देखो, जब मैं पिछले आंगन में जंगली घास उखाड़ रहा था, तब मेरी सांसें सीधे इन धान के खेतों की गहराइयों में समा रही थीं और मेरी इच्छा शक्ति मेरे दिल की हर धड़कन के साथ तालमेल बिठाकर चल रही थी। मैं वहाँ जो उखाड़ रहा था वो कोई साधारण जंगली घास नहीं थी, बल्कि वो तो सुप्रीम सोड पैक था। सम्राट गुस्से में लाल हो जाते हैं और डाचुई को धक्का देते हुए चिल्लाते हैं कि यहाँ से दफा हो जाओ। तुम जैसे मामूली घास उखाड़ने वाले को खेती और किसानी के बारे में भला क्या पता होगा। ये जो जमीन खोदने का भारी और महत्वपूर्ण कार्य है, ये स्वयं युवा मास्टर ने विशेष रूप से मुझे सौंपा है। तुम्हारे छोटे मोटे घरेलू काम और झाड़ू लगाने की तुलना भला मेरे इस महान कार्य से कैसे की जा सकती है। तुम मेरे काम में दखल मत दो। तभी मैं कैरेक्टर के दिमाग में फिर से सिस्टम की आवाज गूंजती है, डिंग। बधाई हो होस्ट, आपने आवश्यकता कार्य एक्वाकल्चर प्री रिक्विजिट टास्क सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसके उपलक्ष्य में आपने अपने फार्म का एक बिल्कुल नया मॉड्यूल अनलॉक कर लिया है, जो है प्रीमियम ऑर्चर्ड टास्क, यानी एक बहुत ही उच्च श्रेणी के फलों के बाग का कार्य। इसके इनाम के तौर पर सिस्टम आपको देता है बेहद कीमती प्रीमियम आड़ू के पौधे और एक तैयार कपड़ों का बैग। सिस्टम तुरंत मैं क्वेस्ट को अपडेट करता है। कृपया अपने पिछले आंगन में एक बहुत बड़ा फलों का बाग विकसित करें, वहाँ इन आड़ू के पेड़ों को रोपें और जब इन पर फल आ जाए तो फलों की पहली खेप की कटाई करें। मैं कैरेक्टर इस नए टास्क को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो मुस्कुराते हुए खुद से कहता है कि पेड़ लगाना, ये तो सच में एक बहुत ही बेहतरीन और शांतिपूर्ण काम है। वैसे भी मैं पिछले कई दिनों से रोजाना सिर्फ सूखी सब्जियां, मूली और कद्दू खा खाकर पूरी तरह तंग आ चुका हूँ। मेरे मुंह का स्वाद बिल्कुल फीका और ब्लैंड हो गया है। अगर मैं यहाँ अपने बगीचे में कुछ मीठे और रसीले फल उगा सकूं ताकि मेरे खाने का स्वाद थोड़ा बदल सके, तो ये स्वाभाविक रूप से बहुत ही उत्तम होगा। वो उन बीजों और पौधों के पैकेट को देखता है और थोड़ा चिढ़कर कहता है कि ये सिस्टम भी ना, इसके बीजों की पैकेजिंग हमेशा इतनी घटिया, फटी पुरानी और जर्जर क्यों होती है। वो जोर से आवाज लगाता है कि ओल्ड चिकन, बिग डाचुई, तुम दोनों वहाँ फालतू बैठकर अपना समय बर्बाद करना बंद करो और जल्दी से यहाँ आकर मेरे काम में हाथ बटाओ। मेरे लिए यहाँ जमीन के अंदर कम से कम 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदो। मैं यहाँ आड़ू का एक बहुत ही सुंदर पेड़ लगाना चाहता हूँ। झाऊ तुरंत अपनी झाड़ू छोड़ता है और हाथ जोड़कर कहता है कि ठीक है युवा मास्टर, आप आराम कीजिए। आपका ये पुराना सेवक अभी इसी वक्त इस गड्ढे को खोद देता है। सम्राट भी फावड़ा लेकर आगे बढ़ते हैं तो लाओ झाऊ कहता है कि ओल्ड चिकन, थोड़ा धीरे करो, मुझे भी कुछ काम करने दो, वरना युवा मास्टर मुझसे नाराज हो जाएंगे। डाचुई उस पौधे को ध्यान से देखता है और पूछता है कि युवा मास्टर, ये छोटा सा पौधा देखने में बहुत ही अजीब और अपरिचित लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये आड़ू की कौन सी प्रजाति या वैरायटी है। मैं कैरेक्टर कहता है कि मुझे भी ज्यादा नहीं पता। जिस दुकानदार ने मुझे ये बीज बेचे थे, उसने बस इतना कहा था कि ये एक बहुत ही प्रीमियम आड़ू प्रीमियम पीच है। वो लाओ झाओ से कहता है कि ओल्ड झाओ,
जाओ और पानी के टैंक से थोड़ा सा जादुई पानी लाकर इस पौधे की जड़ों में डाल दो। ये पौधा थोड़ा सूखा और डिहाइड्रेटेड लग रहा है। जैसे हिलाओ, जाओ वो पानी उस पौधे की जड़ों में डालता है, वैसे ही वहाँ एक ऐसा चमत्कार होता है जिसे देखकर उन तीनों कल्टीवेटर्स के प्राण सूख जाते हैं। वो पौधा पलक झपकते ही एक बहुत बड़े और विशाल पेड़ के रूप में विकसित होने लगता है। उसकी टहनियाँ आसमान की तरफ बढ़ने लगती हैं। डाचुई चीखता है कि इसकी पत्तियों की बढ़ने की रफ्तार। ये कोई आड़ू का पेड़ नहीं है। इसकी छाल पर बैंगनी सुनहरे रंग के ड्रैगन स्केल के पैटर्न बने हुए हैं और इसकी हर एक टहनी के चारों तरफ एक बहुत ही रहस्यमयी और क्याउटिक पर्पल ऑरा मंडरा रहा है। झाओ थर थर कांपते हुए घुटनों के बल बैठ जाता है और चिल्लाता है कि हे भगवान, ये तो पौराणिक 9 टर्न कैस्पियन एंसेस्ट्रल रूट है। ये तो सीधे 9 हेवेंस इमॉर्टल रियम के सबसे पवित्र जेड पूल होली लैंड का सर्वोच्च और अंतिम खजाना है। सम्राट भी अपनी आंखें मेंदते हुए कहते हैं कि क्या 9 टर्न क्यों स्पीच। पौराणिक कथाओं में लिखा है कि हमारे स्वर्गीय दिवंगत सम्राट ने अपने पूरे जीवन में इसका सिर्फ एक टुकड़ा खाया था और हमारे युवा मास्टर इस सुप्रीम इमॉर्टल फ्रूट को सिर्फ एक मामूली आड़ू कह रहे हैं। इस फल का सिर्फ एक दाना किसी भी इंसान की उम्र को 30,000 साल तक बढ़ा सकता है और उसे पूरे ग्रेट दाव के मुकम्मल ज्ञान को समझने की शक्ति दे सकता है। वे देखते हैं कि उस पेड़ पर बड़े बड़े रसीले फल आने शुरू हो गए हैं। मैं कैरेक्टर उन्हें देखता है और कहता है कि अरे वाह, इस मिट्टी और पानी की वजह से इसके फलने की रफ्तार तो सच में बहुत ही अद्भुत है। ये देखने में काफी अच्छे और ताज़ा लग रहे हैं। मुझे यकीन है कि ये खाने में बहुत ही मीठे होंगे। तभी अचानक ऊपरी लोक यानी अपर रियम के सबसे खतरनाक पहाड़ों, जिन्हें 10,000 डीमन माउंटेन्स कहा जाता है, वहाँ के आसमान में एक बहुत बड़ा दरार पड़ता है। वहाँ का सबसे खूंखार और विशालकाय दानव, जिसका नाम 8 आर्म्ड स्काई डिवोरिंग एप है, वो प्रकट होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये विशालकाय राक्षस केवल बड़े बड़े संप्रदायों के सबसे पवित्र आध्यात्मिक जड़ों और जादुई जड़ी बूटियों को ही खाता है और ये जहाँ भी जाता है वहाँ एक भी लिंगजी मशरूम जिंदा नहीं बचता। बड़े बड़े इमॉर्टल किंग्स भी इसके सामने आने से डरते हैं। वो राक्षस इस आड़ू की दिव्य और पवित्र सुगंध इमॉर्टल फ्रैग्रेंस को महसूस कर लेता है और दोनों लोगों के बीच की सीमा को अपनी 8 भुजाओं से फाड़कर सीधे नीचे इस आंगन की तरफ बढ़ने लगता है। वो बंदर मन ही मन बहुत खुश होता है और सोचता है कि ये निचले लोक के बेवकूफ लोग कितने भाग्यशाली हैं। ये कैओस इमॉर्टल फ्रूट तो ऊपरी लोक के उन बूढ़े संप्रदाय के मालिकों के खजाने से भी 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली और कीमती है। इस पेड़ की रखवाली करने वाले किसी भी पहरेदार या बंदर ने निश्चित रूप से इस जगह की सही से सुरक्षा नहीं की, तभी तो ये यहाँ खुला पड़ा है। आज मैं इस पूरे पेड़ को उखाड़ कर अपने साथ ले जाऊंगा। वो विशालकाय बंदर सीधे हमारे मैचारेक्टर के आंगन में उतरता है और बिना किसी डर के सीधे उस आड़ू के पेड़ की तरफ बढ़ता है। वो अपनी बड़ी बड़ी भुजाओं को फैलाकर उस पेड़ से आड़ू तोड़ने लगता है और पूरे पेड़ को हिलाने की कोशिश करता है। लाओ, झाओ और डाचुई ये देखकर पीछे हट जाते हैं। झाओ धीरे से कहता है कि इस बेवकूफ बंदर की ये हिम्मत कि ये सीधे युवा मास्टर के आंगन में आकर चोरी कर रहा है और यहाँ तक कि उस पवित्र पेड़ को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ये यहाँ 3 सांसों के समय से ज्यादा जिंदा नहीं बच पाएगा। मैं कैरेक्टर जब घर से बाहर आता है और उस बंदर को देखता है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चिल्लाता है कि अरे, ये जंगली और बदसूरत बंदर कहाँ से मेरे घर के अंदर घुस आया है। इसकी ये मजाल कि ये मेरे घर में चोरी छिपे घुसकर मेरे फलों को चुरा रहा है और यहाँ तक कि इसने मेरे आड़ू के पेड़ की टहनियों को भी तोड़ दिया है। आज मैं तुम्हें पर्यावरण और हरियाली की रक्षा करने का वो पाठ पढ़ाऊंगा जो हर नागरिक की जिम्मेदारी होती है। नीचे आओ और सीधे इस बोरी के अंदर जाओ। मैं कैरेक्टर के पास उस समय एक बहुत ही पुरानी फटी पुरानी आलू रखने वाली जूट की बोरी पोटैटो सैक पड़ी हुई थी। वो गुस्से में उस बोरी को हवा में लहराता है और उस बंदर की तरफ फेंकता है। वो बंदर जोर से हंसता है और सोचता है कि मेरा ये शक्तिशाली पंजा बड़े बड़े राजाओं के जादुई हथियारों को भी मलबे में बदल सकता है, तो ये मामूली सी फटी हुई बोरी भला मेरा क्या बिगाड़ पाएगी। ये तो मेरे करीब आने की हिम्मत भी नहीं कर सकती। लेकिन वो नहीं जानता कि वो कोई साधारण बोरी नहीं है, बल्कि वो तो साक्षात क्यांकून डिवोरिंग बैग है जिसके अंदर पूरे ब्रह्मांड के लॉस ऑफ स्पेस समाये हुए हैं। जैसे ही मैं कैरेक्टर उस बोरी को कैजुअल तरीके से फेंकता है, वो बोरी हवा में बड़ी हो जाती है और पल भर में ऊपरी लोक के उन सभी अंतरिक्ष के नियमों को पूरी तरह से दबा देती है। वो बंदर चिल्लाता है कि नहीं, ये कैसे मुमकिन है। मेरी पूरी राक्षसी शक्ति डिमोनिक पावर इस बोरी के सामने बिल्कुल बेकार और निष्प्रभावी हो गई है। ये फटी पुरानी बोरी आखिर कौन सी प्रतिबंधित और डरावनी चीज है। वो बंदर डर के मारे कांपने लगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। तो